ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द नेचुरल एंजाइम्स एंड कीप देयर एक्टिविटी एंड द ग्रोथ अंडर आवर कंट्रोल। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स की एक्टिविटीज को देखते रहना कि किन एक्टिविटीज को कैसे देखेंगे हम, वी कैन नॉट जस्ट मेजर। घरों में हमारे पास माइक्रोस्कोप तो होते नहीं है, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप्स नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे कि फूड को ऑब्जर्व करना, और हमें ये पहले से पता होगा कि ऐसी ऐसी कंडीशंस हैं जिन पे हमारा जो फूड है वो स्पाइल होगा, ठीक है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये वाली कंडीशंस में ऐसे टेम्परेचर्स पे या आउटसाइड फूड रखने से ये कुकिंग के बाद इस तरह का फूड है वो इतनी पॉइंट पे ही सर्वाइव करेगा। सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। Prevention or delay of the decomposition of the microorganisms, prevention or delay of the self decomposition of the food by enzymes, ठीक है। So prevention और delay of the decomposition, दो चीजें, और prevention and delay of the self decomposition of the, these are two points which we are going to discuss. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि prevention and delay of the decomposition of the microorganisms, ठीक है। So इसमें क्या होगा, this essentially involves controlling the bacteria. सिंपल सी बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास बैक्टीरिया एंड देन यीस्ट एंड मोल्ड्स, बिकॉज दीज आर द मेजर थिंग्स, ओके। एल्गी एंड फंजाई की हम बात करते हैं, बट वो एक ऐसी चीजें हैं जो विजिबल हो जाती हैं, दिख जाती हैं हमें जब उनकी ग्रोथ आती है, ओके। और मोल्ड्स की अगर हम बात करें, ठीक है। सो प्रिवेंशन और डिले ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे जो कल भी हमने डिस्कस किए थे 5 टाइप्स के थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। सो बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स बाय आइदर इनहिबिटिंग देयर ग्रोथ एंड एक्टिविटी और बाय डिस्ट्रॉइंग देम, ठीक है। ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को रोकना है और एक्टिविटी को रोकना है, ठीक है, और बाय डिस्ट्रॉइंग देम, या मतलब किसी भी तरह से उनको डिस्ट्रॉय तो करना पड़ेगा, इनएक्टिवेट हम नहीं कर सकते। इनएक्टिवेशन के ना बड़े डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इनएक्टिवेशन का मतलब ये है कि अगर हम इनएक्टिवेट करते हैं फिर से फिजिबल कंडीशंस आ जाएंगी, एंड देन आफ्टर दी फिजिबल कंडीशंस, तो उन फिजिबल कंडीशंस में क्या होगा कि वो डिले हो जाए, फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, इनएक्टिवेटेड वाले फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि इनएक्टिवेटेड वो तभी तक रहेंगे whenever they won't be having some physical conditions like low temperature कर दोगे, कुछ कर दोगे, but whenever that temperature would be coming again to the normal one, then again फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। creating an environment in which the microorganisms are not able to grow and function although they are not dead is called the bacteriostatic method. अब ये वाला जो मेथड है ना, दिस कुड बी एक्चुअली आस्क्ड इन द डेफिनेशंस आल्सो। ये क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड है कि आप ऐसा एक एनवायरनमेंट, यू आर क्रिएटिंग वन ऑफ अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन विच माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर नॉट ग्रोन, ओके, और फंक्शन। जब वो ग्रो ही नहीं करेंगे तो फंक्शन नहीं करेंगे, तो उसका हमारा सीधा सीधा सा मतलब है कि हम या तो डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, पिकलिंग, सॉल्टिंग, यूज ऑफ शुगर, स्मोकिंग, फ्रीजिंग, ये सारे मेथड। फर्स्ट क्या है, डिहाइड्रेशन, बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो डिहाइड्रेशन होती है ना उसमें हमारे जो भी क्योंकि मॉइस्चर है, मॉइस्चर में ग्रोथ होगी। ड्राइंग जब जितना ड्राइड होता है उसमें उतनी ग्रोथ नहीं आती है। माइक्रो जो वाटर कंटेंट है, जब हम वो आई मीन वो हम निकाल देंगे उसमें से, तो ही ग्रोथ का चांसेस बहुत बढ़ते हैं, बिकॉज मॉइस्चर इज नॉट देयर, ठीक है। pickling, salting, use of sugar and all these methods could be used for this, and the bactericidal method also, ठीक है, these are called, and use of the chemical irradiations which are the method to be bacteria to be killed, okay. So these are not commonly used. irradiations घरों में नहीं होती है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस हम कर सकते हैं, ठीक है। सो न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंटैक्ट रखना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हम ये कहते हैं कि जो मेथड है, हमने खाना बनाया तो हमें उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू तो चलो पता ही है कि हमने कितनी देर बनाया कितना नहीं है, इंटरनली जाके तो हमें इफेक्ट से ही पता चलता है कि whenever you would be having that food and then you would be having that effect on your health and all, okay. So then क्या होगा कि जो लेकिन अगर हम उसको इमीडिएटली जितना है उसमें न्यूट्रिशन उसकी बात अगर हम ना करें
जितना भी है, ठीक है। बट अगर उसकी अनदर पॉइंट पे स्पॉइलेज हमने को बचाना है, then we have to cook it and then immediately we have to create the conditions also. अगर हमने कुक करके खाना है, कट करके खाना है, then we have to maintain that conditions in which more spoilage of the nutritive value of that food because of the growth of the microorganisms could be prohibited, ठीक है, ताकि वो और स्पॉइलेज ना हो जितना वो हमने कुक है। सपोज हम सब्जियां बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वेजिटेबल्स हैं या कट फ्रूट करते हैं, सो इमीडिएटली पुट इट इनटू दैट फ्रिज आल्सो सो दैट द जितनी भी वो बनी है उसमें और ग्रोथ ना आए एंड देन दैट वुड बी एक्चुअली प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो उसके बाद ग्रोथ मिनिमम होगी तो फूड सेफ रहेगा। सबसे पहले तो हमारे पास तो घरों में एक ही होता है, ठीक है। अब समटाइम्स वी यूज दी हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। So most bacteria yeast molds grow best in the temperature ranges 16 to 38 degree or 60 degree Fahrenheit to 100 Fahrenheit, ठीक है, 100 degree Fahrenheit. So most of the bacteria killed in range of the 82 to 93 डिग्री सेंटीग्रेड पे किल हो जाते हैं, मतलब 82 डिग्री से अगर आप उनको हीट कर देते हैं। इसीलिए तो क्या होता है पता, इफ यू टॉक अबाउट द मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो मिल्क को अगर हम थोड़ी देर रखेंगे ना, अगर तो वो पास्चराइज है देन ऑल्सो, बट जैसे ही टेम्परेचर बाहर है, विंटर्स में थोड़ा सा ज्यादा रह जाएगा, गर्मियों में तो बिल्कुल भी हम छोड़ नहीं सकते हैं उसको बाहर ही, ठीक है, बाहर पड़ा रहेगा एंड देन किचन में शेल्फ पे एंड ऑल, नो, बट वी हैव टू बॉयल इट लाइक एनीथिंग। सो 5-7 मिनट वो बॉयल होता रहेगा, देन वी कैन एक्चुअली ठंडा करके रखेंगे। अगर उसको हमने रूम टेम्परेचर पे ही पड़े रहने देना, देन वी हैव टू अगेन बॉयल आफ्टर 2-3 आवर्स एंड अगेन, मतलब दिन में 2-3 बार उसको बॉयल करना पड़ेगा एंड दैट टू वेरी हाई टेम्परेचर सो दैट द ग्रोथ अगर हो भी रही है ना थोड़ी सी, तो ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रोन होते हैं माइक्रोबैक्टीरिया के उसके लिए, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रिज। अगर हमने एक बार बॉयल कर लिया है, इवन चलो बॉयल नहीं भी किया है ना, अगर वो कूल टेम्परेचर से है, तो देन वी कैन एक्चुअली हैव दोज पुट इनटू द डायरेक्टली इनटू द फ्रिज आल्सो, ठीक है, हम डायरेक्टली उनको फ्रिज में भी रख सकते हैं। सो हम सेव कर सकते हैं आपकी स्पॉइलेज ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर हम कुकिंग की बात करें, एनी कुकिंग मेथड इफ वी आर यूजिंग, ओके, सो इफ यू आर यूजिंग एनी कुकिंग मेथड एंड कुक करके फूड है एंड देन इमीडिएटली आप उसको थोड़ा सा कूल कीजिए, इमीडिएटली यू कैन पुट इट टू दैट फ्रिज। बट अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अगेन थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको 2-3 बार उसको दिन में गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, सब्जी को काफी अच्छे से। कोई भी फूड आइटम है, देन यू हैव टू रेज द टेम्परेचर एंड देन फ्यू अप फॉर 10 minutes or something, then you can actually save that food, okay. So then and again you can, but so लेकिन अब अगर हम देखें कि टेम्परेचर्स में क्या होता है कि जो मोस्ट बैक्टीरिया है ना, दे आर किल्ड इन द रेंज ऑफ जो हमने टेम्परेचर बताया है, सो हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर्स आल्सो, बट ठीक है, सो किल बैक्टीरियल स्पोर्स, सो वो बैक्टीरियल स्पोर्स ही किल हो जाते हैं, सो चांसेस ऑफ द बैक्टीरिया ग्रोथ वुड बिकम लेसर, ओके। सो फूड हाई इन एसिडिक कंटेंट, टोमेटोज, ऑरेंज जूसेस आर नॉट बी हीटेड, उनको जरूरत नहीं होती बिकॉज उनकी काफी देर तक वो रह जाते हैं इफ यू पुट आउटसाइड, एंड इफ यू पुट इनटू अ फ्रिज दे कैन एक्चुअली सर्वाइव फॉर अ मोर टाइमिंग, लॉन्गर टाइमिंग, ओके। सो दिस इज अब हीट जो हम डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं, प्रोड्यूसिंग द food, I mean to protect the production of the microorganisms in the food, so it's easy। और मिल्क के लिए क्या होता है, जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर रहे थे, तो मिल्क में क्या होता है कि वी एक्चुअली गो फॉर अ पास्चराइज्ड मिल्क, ठीक है। पास्चराइजेशन होती क्या है, ये एक एक्चुअली क्या होती है कि पहले मिल्क को हीट करते हैं काफी हाई टेम्परेचर जैसे 62, 63 या 65 डिग्री सेल्सियस तक, to kill the microorganisms, and then most of the bacteria are all those organisms जो present होते हैं ना, वो destroy हो जाते हैं अगर आप इतने टेम्परेचर पे 30 मिनट तक पास्चराइज करते हो तो, ठीक है। लेकिन मिल्क क्या कहते हैं, स्ट्राइल नहीं हो पाता एंड इस जगह पे, मतलब इस टेम्परेचर पे, तो स्टोर हमें करके ही रखना पड़ता है, वो पास्चराइज दूर हो जाता है। बट अगर हायर टेम्परेचर फिर से आफ्टर द पास्चराइजेशन आपकी किचन में अगर आता है एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग देन दोज टेम्परेचर्स, तो वो फिर से क्या होगा कि रेफ्रिजरेटर की जरूरत फिर से पड़ेगी उसकी कूल टेम्परेचर पे। इवन आफ्टर द पास्चराइजेशन यू कैन नॉट जस्ट कीप द डेयरी मिल्क्स और स्पेशली द मिल्क एट द रूम टेम्परेचर्स, ओके।
तो होगा क्या कि आप हाँ, लो टेम्परेचर, अगर हम लो टेम्परेचर की डिस्कशन करें तो लो टेम्परेचर क्या है कि काफी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ग्रो करते हैं बिटवीन 16 to 38, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लेकिन अगर हम लो कर दें टेम्परेचर लाइक 0 डिग्री पे ले जाएं तो ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म स्लो हो जाएगी, बिकॉज द फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमने फेवरेबल टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात कर दिया, अगर उससे हायर जाके भी हम पास्चराइज करेंगे मिल्क वगैरह की, अगर बाकी और चीजों की, तो भी ग्रोथ नहीं होगी। बट अगर हम उसे बहुत ही लो लेके जाएंगे टेम्परेचर, देन ऑल्सो द एक्सट्रीम टेम्परेचर इफ यू प्रोवाइड फॉर द food for preservation, then we can save our food products from the spoilage. Specifically, we can save it from the microorganisms, bacteria, yeast and molds specifically. Okay, so एक हमने डिहाइड्रेशन तो कर ही लिया था कि अगर हमारे पास डिहाइड्रेट कर देंगे ना हम फूड को, अगर हमने वाटर कंटेंट ही बहुत कम डाला है, देन ऑल्सो देयर आर चांसेस ऑफ द लेस ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स in that kind of a food. Okay, so this is the reason why the most foods stay in the refrigerator for a longer time. ठीक है, यही एक रीजन है ना, क्योंकि उसमें ग्रोथ ही नहीं है, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है. This is also reason one can keep the certain food items for the month even in the deep freezers. Okay, जो हमारे नॉर्मल फ्रिज होते हैं उनमें भी, बट अगर उनसे -20 -80 पे तो बहुत ज्यादा दिनों तक रह जाएंगे. It is, however, important to realize that while cold temperatures slow down the bacterial growth and activate and may kill some bacteria, cold, including the severe freezing, cannot be dependent upon the destroy by all bacteria. तो cold storage जो होती है ना, freezing and sterilization of the food when frozen food is stored and surviving organisms often start growing very rapidly. ठीक है, तब वहाँ these are the food structure which have been weakened by the cold and frozen. But ये भी क्या होता है कि thawing क्या होती है, जब वो frozen हो जाते हैं and again you thaw and फिर से टेम्परेचर पे ले आते हो and then the same growth के chances of the microbacteria फिर again start हो जाते हैं. ठीक है, drying, normal growing microorganisms contain more than 80% of the cold water and then this gets water from the food from the grown. ये हम बात कर रहे हैं उस फूड की वाटर की जो हम ऐड करके भी बनाते हैं या फिर फूड आइटम्स में ग्रीन वेजिटेबल्स में खुद भी होता है. ठीक है, तो रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द फूड कैन कॉज द वाटर फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल्स टू कम आउट, ब्रिंगिंग बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन टू स्टॉप. ठीक है, ये क्या होता है कि व्हेनेवर यू वुड बी लाइक अलाउइंग, क्योंकि वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट है उसमें वो बहुत ग्रो करेंगे, बट अगर आप उसको बहुत ही कम कर देते हो देन यू वोंट गिविंग द ऑप्टिमम एनवायरनमेंट after the by dehydration of the food items so that the bacteria couldn't grow. ठीक है, therefore molds often grow in a semi dry foods where bacteria and the yeast cannot grow. Examples of the molds growing on stale bread. अगर हम अब we will be going to discuss about this thing. अब मोल्स की ग्रोथ की बात कर रहे हैं. yesterday also we have discussed that the moles होते हैं ना, वो ब्रेड के ऊपर बड़ी इजीली ग्रो करते हैं और बड़ी इजीली दिखते भी हैं. ठीक है, ब्रेड को अगर आप इजीली देख लो, मतलब देखोगे, देन यू कैन फाइंड इट आउट दैट द ग्रोथ ऑफ द मोल्स इज ऑलवेज देयर. ओके, सो ये स्पॉइलेज करते हैं. तो ड्राइंग से क्या होगा, देयरफॉर ब्रेड की, ठीक है, पार्शियली भी रहेगा. ड्राइंग जो भी होगी, अगर हम ड्राइड स्पेस पे रखते हैं इसको, ठीक है, तो स्पॉइलेज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम सेव कर सकते हैं उसको. फ्रीजिंग कर दो, ठीक है, अगर फ्रीजिंग है, फ्रीज मतलब बाहर ना सेव करो ब्रेड को, जैसे ब्रेड पड़ी होती है, बट सेव पुट इट इनटू द फ्रिज एंड देन यू कैन सेव, बिकॉज वहाँ पे ड्राइंग है, उसमें जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा दैट वोंट बी एक्चुअली कमिंग टू द सरफेस फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. और वैसे भी वो इतना लो टेम्परेचर है जो कि माइक्रोबैक्टीरिया के लिए फेवरेबल ही नहीं है. ठीक है, सो एसिड्स, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू एसिड्स. ठीक है, सम आर मच मोर सेंसिटिव देन अदर्स. ठीक है, एसिड्स का मतलब ये है कि मैंने आपको कल बताया था कि एसिड की ट्रीटमेंट से भी हम सेव कर सकते हैं अपने फूड आइटम्स को. बट जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, एसिड्स मतलब लोअर पीएच को, बट सेंसिटिव डिपेंड करता है, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर वेराइटी काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स वी आर यूजिंग जस्ट अ कॉमन वर्ड and we have a variety of microorganisms. ठीक है, और कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं,
एसिड्स के लिए कुछ कम सेंसिटिव होते हैं, कुछ ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इट एंटायरली डिपेंड्स। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे, बहुत जल्दी ही ग्रो कर जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर। तो एसिड्स क्या करेंगे, जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो एक ऑर्गेनिज्म होगा, और ड्यूरिंग फर्मेंट, जब मतलब whenever there would be the fermentation, वो फर्मेंटेशन में ही ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की कंट्रोल्ड, अगर हमने एनवायरनमेंट में फर्मेंटेशन का भी फिर ख्याल रखना पड़ेगा। फर्मेंटेशन इज काइंड ऑफ अ फूड जिसमें हमने फर्मेंट करना है, खासकर ब्रेड को भी फर्मेंट करते हैं, और ऐसे बहुत सारे फूड हैं जो हम फर्मेंट करते हैं। तो अगर उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ही ग्रोथ होनी शुरू हो गई, और उसके बाद फिर हम उस फर्मेंट फूड को कुक करके या डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से खाएंगे, देन तो इट बिकम्स वेरी डेंजरस टू की ग्रो फर्मेंटेशन में ही होगी। The acid produced in the fermentation will not allow the growth, and sometimes क्या होता है कि process of fermentation इस तरह से है कि जिसमें कोई एसिडिक हमारी प्रोडक्शन होती है, ठीक है, एसिड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेड प्रोसेस, ओके। इन डिफरेंट कंसंट्रेशन में होगा, इन डिफरेंट कंसंट्रेशन अमाउंट्स में प्रोड्यूस होगा, जब डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स की डिफरेंट फर्मेंटेशन हम करेंगे, ठीक है। तो वो जब होगा तो उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोफ्लोरा, जितना भी आपका अटैक कर रहा, और वो कितना सर्वाइव कर रहा, और कितना सर्वाइव नहीं कर रहा, और कितने को किल किया और कितने को नहीं किया। और ये सिर्फ ना एक सिंपल बात नहीं होती है कि आप सिर्फ एसिड्स की बात कर रहे हैं एंड ऑल, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, फिर एयर भी आ जाती है, ठीक है, ऑलरेडी फूड आइटम्स में कोई कंटेमिनेशन थी, फिर टेम्परेचर भी आ जाता है, ये सारी चीजें मिलके वी आर जस्ट डिस्कसिंग अलग अलग चीजें, टेम्परेचर है, लो हाई करना है, या डिहाइड्रेशन करनी है, या एसिडिक इफेक्ट्स देखने हैं। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन सबका फैक्टर्स, ये सब क्यूमुलेटिव फैक्टर्स भी होते हैं। डिहाइड्रेशन भी नहीं हुई है, टेम्परेचर भी हाई है, ऊपर से फर्मेंटेशन कर दी, उसमें एसिड भी प्रोड्यूस है, बट देन ऑल्सो द बैक्टीरिया कैन ग्रो। फिर एक अकेला नहीं कर पाएगा एसिड इफेक्ट, ठीक है। फिर आपको उसमें देखना पड़ेगा कि ओहो एयरबॉर्न बैक्टीरिया आ गए, एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, और फिर टेम्परेचर भी ज्यादा था तो उसमें भी ग्रो कर गए। तो ऐसी चीजों को सेट करने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक एक फैक्टर को हम डिस्कस जरूर कर रहे हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो फैक्टर्स हमेशा मल्टीपल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो इसमें करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अब हम एसिड जो फर्मेंटेशन में होता है, चलो वो सेव करते हैं, लेकिन एसिड्स में एडिड डायरेक्टली टू द फूड केमिकल्स, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और ऐसे कोई बेवरेजेस में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हम डालते हैं। जैसे अब पीछे कोक का नहीं चला था, देखो कोक इज ड्रिंक है, और उसमें वाटर का कंटेंट बहुत है, बॉटल्ड हो गई, ठीक है, उसको सील करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट स्टिल कार्बोनेटेड वाटर है, बट स्टिल वो इतनी दूर दूर से, इतनी कंपनी से इतने दिन स्टोर्ड रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टोर्ड रहता है, तो मॉइस्चर भी है, तो आपने कभी सोचा कि उसमें भी ग्रोथ आ सकती थी। बट देन ऑल्सो देखो सिट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड के पीछे मिलते थे, उसमें बड़ी बात चली थी कि पेस्टिसाइड्स हैं, फॉस्फोरिक एसिड है जो उसमें ऐड किया होता है। सो दिस इज जस्ट बिकॉज टू प्रिवेंट, ठीक है। तो इतनी ऐसी चीजें आप पियेंगे, दैट्स व्हाई वी फाइंड इट नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ओके, क्योंकि कार्बोनेटेड वो पहले ही होता है, ऊपर से सिट्रिक एसिड का अमाउंट इतना ज्यादा डाला होता है, तो वैसे फॉस्फोरिक एसिड है, और भी पता नहीं क्या कुछ डालते होंगे, जो इनके कंपनीज के जो फॉर्मूलाज हैं वो हमें नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो several foods such as tomato, citrus fruits and apples, they have a natural acids, obviously इनमें बहुत acids होते हैं, तो इनकी ये सेव्ड रह सकते हैं शेल्फ लाइफ पे काफी दिनों तक, ठीक है। So in each case the varying the degrees of the preservative part, sometimes क्या होता है कि हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करते हैं इन चीजों को, हमारे फूड्स को सब प्रिजर्वेटिव ऐड करके, मार्केटेड वाले या नेचुरल भी होते हैं, ठीक है। सो उसको कंबाइन करते हैं ताकि हम डिस्ट्रक्शन कर सकें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, एंड वी कैन सेव फूड आइटम्स फ्रॉम स्पॉइलेज। शुगर एंड सॉल्ट इन हाई कंसंट्रेशन, ये तो बहुत ही शुगर स्टेट मतलब सॉल्ट स्ट्रेस जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देते हैं, इसीलिए तो जब हम पिकल्स बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि वी गिव दी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कंसंट्रेशंस, लाइक सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा देते हैं या शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा देते हैं, तो उसको हम सॉल्ट स्ट्रेस कहते हैं। सॉल्ट स्ट्रेस मतलब चाहे मीठा हो चाहे नमकीन हो, ऑल आर कॉल्ड द सॉल्ट। सो इनके ऊपर भी सॉल्ट इतना ज्यादा डालते हैं कि इतनी ज्यादा सॉल्ट स्ट्रेस हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, देन दे डाई, ओके।
और इतनी सारी सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वहां पे ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्स हैव सेल मेम्ब्रेन्स, दीज सेल मेम्ब्रेन्स अलाउ वाटर टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, डू यू, ठीक है। एंड क्योंकि मेम्ब्रेन्स जो है ना सेल्स की, ऑब्वियसली उसमें से वाटर पास आउट होता है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में एंड ऑल, ठीक है। तो सॉल्ट जो है हमारा, या वाटर की कंटेंट की चलो हम पहले बात करते हैं, तो वो क्या है कि वो हमेशा क्या होता है कि वो हाई कंसंट्रेशन एक साइड पे होता है और नो कंसंट्रेशन दूसरी साइड पे होता है। तो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली जब हम वाटर में किसी चीज को रखेंगे तो जो अंदर सॉल्ट बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन दे रहे हैं, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई से हाँ, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन कहीं पे हाई होगी कहीं पे लो होगी जब हम बाहर से दे रहे हैं, जब पिकल है, ठीक है। तो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कंटेन मोर देन 80% ऑफ वाटर व्हेन दे आर पुट इन दी हैवी शुगर सिरप। अब होगा क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, जो सीधी सीधी सी बात है, सॉल्ट स्ट्रेस हो जाती है उनको, एंड जो कंसंट्रेशन ऑफ दिस सिरप है पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ द सेल्स कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बिकॉज जो बाहर हाई कंसंट्रेशन है ना उससे सॉल्ट कंसंट्रेशन में क्या होता है कि हमेशा जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है हमारा जो लिक्विड होगा, जिसमें भी हमने नमक ज्यादा डाला है या हमने शुगर ज्यादा डाली है, तो वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, एंड देन दैट वुड बी मूविंग फॉर थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इफ सपोज देयर आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ क्या है, अंदर हाई कंसंट्रेशन नहीं है, लो कंसंट्रेशन है, उसका पानी का पानी सारा बाहर आ जाएगा, सॉल्ट अंदर चला जाएगा, जिससे उसकी बैक्टीरिया डेड हो जाएगी, किल हो जाएगा, उसकी बैक्टीरिया मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, and the bacteria would be died. Okay, so the dry salting is used for the India for the preservation of the foods like tamarind, lime, amla, fish and meat, ठीक है। और पिकल्स जो भी हम बनाते हैं तो दैट आल्सो बी देयर, जो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया है आपको कि लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट वुड बी एडेड। अगर हम आंवले का मुरब्बा डालते हैं देन आल्सो वी कैन से दैट हाई अमाउंट ऑफ द शुगर वुड बी देयर। तो ऐसी चीजों पे ग्रोथ नहीं होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मोल्ड्स की, यीस्ट, किसी की भी नहीं होती है, ठीक है। अब एयर से अगर हमने बचाना है, एयर में भी एरोब्स होते हैं, ठीक है, एंड ग्रोथ जो है वो बट मतलब कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो करते हैं एरोबिक होते हैं और जो कुछ एनारोब होते हैं। एनारोब का मतलब होता है कि कुछ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोब्स होते हैं, और एनारोब्स जो होते हैं दे एक्चुअली ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। इट इज इजियर टू रिमूव एयर फ्रॉम द एरोब्स लाइक मोल्ड्स बाय वैक्स कोटिंग ऑफ द चीज, रैपिंग इज, ऐसे करते हैं हम, जैसे मिल्क प्रोडक्शन है उसके ऊपर वैक्स की हम कर देते हैं, तो एयर के कंटेंट में आने से बच जाता है, या फिर स्किन प्लास्टिक की शीट्स में, टाइट कंटेनर्स में, so that they should not come into the contamination by the air and ऑक्सीजन के उसमें ना आए, ठीक है। तो केमिकल्स भी हैं कुछ जो हम डालते हैं कि हम ग्रोथ को रोकें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, बट समटाइम्स हम ऐसे केमिकल यूज कर लेते हैं विच आर नॉट गुड फॉर health. Okay, so some preservation, some chemicals, they are dangerous for health, so they should not be actually, but they, if they really wanted to I mean खाना चाहते ही हो, अब अगर आप अगर प्रिजर्वेशन ऐड करते हो तो यू शुड बी एक्चुअली यूज्ड इन अ परमिसिबल लिमिट्स होती हैं, एक भी इतने में इतना ही डलना है। अगर उसकी लिमिट क्रॉस होती है ना केमिकल्स की, जस्ट जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सो दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ इफ यू कंज्यूम अलोंग विद दैट प्रिजर्वेटिव दैट फूड। ओके, सो हाई कंसंट्रेशन कैन बी लाइक सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, और ग्रोथ मोल्ड्स की रोकने के लिए जैम्स एंड जेलीज में हम डालते हैं, मतलब कंपनीज डालती हैं, ठीक है। सम ऑफ द पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सॉर्बिक एसिड एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट, दीज आर सम काइंड ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स। इनके नाम याद कर लो, सोडियम बेंजोएट है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, सॉर्बिक एसिड है एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट, दीज आर सम कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। बट ज्यादा डालोगे तो ये भी काम नहीं करेंगे, एंड इनकी जो कंसंट्रेशन है ना दैट शुड बी actually preserved and permissible limits में you have to
add into that, otherwise they will also be causing the problem. Microorganism से बचाएंगे, but otherwise they'll cause some extra अगर आप इनका amount along with the food लेते हैं, so that would be having the harmful effects on the health, various kind of harmful effects. It's not one, it could be affecting any of your body part. Okay, so the radiation, preserving foods by radiation is the latest technique who is receiving the attention all over the world. ठीक है, कि प्रिजर्व करना है माइक्रोऑर्गेनिज्म से, रेडिएशन से, एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को हम इनएक्टिवेट कर देते हैं. एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, आयनाइजिंग रेडिएशंस, ये किल करती हैं, फूड को प्रिजर्व करती हैं फिर. ठीक है, और ग्रेट मील वर्क रिसर्च इज नेसेसरी, टेक्निक्स के करने के लिए एप्लीकेबल है इनके लिए. ठीक है, सो अगर ये तो होगी इंडस्ट्री की बात कि हम प्रिजर्वेटिव जो हमने नाम लिए वो भी इंडस्ट्री में डालते हैं, और जो हम इरेडिएशंस हैं वो भी इंडस्ट्रियल, जो पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री है उसमें किया जाता है. ठीक है, और एसिड्स की ट्रीटमेंट भी वहीं दी जाती है. टेम्परेचर को बहुत हाई या बहुत लो करना है, दैट इज ऑल्सो. बट हाँ, हम अपने घरों में भी बार बार उनका हाई टेम्परेचर कर सकते हैं, या फिर हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, बिकॉज वी डोंट हैव वेरी लो टेम्परेचर्स एट आवर होम, बिकॉज हमारी बहुत ज़्यादा -20s या -80s हमारे अवेलेबल नहीं होते. सो वी ऑल डिस्कस्ड अबाउट, सो जितने भी हमने मेथड डिस्कस किए, दिस इज एक्चुअली द प्रिजर्वेशन फूड, पैकेजिंग फूड या फूड इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज होते हैं. ठीक है, सो नाउ वी आर अगेन डिस्कसिंग द होम स्केल फूड प्रिजर्वेशन. All the processes used the preserving the food at home, basic principle preservation is discussed. Now we are going to discuss preservation by the drying सबसे पहले. ठीक है, so preservation by drying, to us plenty of most of the year we can actually preserve the food by the methods which are called the drying. Okay, sun drying, सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है? sun drying. Some of the very common ones are the vegetables, raw mango pieces, mango powder बनाते हैं हम, पुदीना पाउडर बनाते हैं हम. ठीक है, धनिया पाउडर भी होता है. ठीक है, पापड्स की वेरियस वेराइटीज हैं, मैंगो जूसेस हैं, रेड चिलीज हैं, पोटैटो चिप्स हैं, जो हम घर में जो भी बनते हैं. सो ऑल दीज फूड्स कुड बी एक्चुअली प्रिपेयर्ड. समर्स में ड्राई करते हैं, सो हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं काफ़ी विंटर्स में खाने के लिए. ठीक है, और उसमें सबसे पहला मेथड ये है कि आप वाटर कंटेंट को ख़त्म कर देंगे उसमें से. तो वाटर कंटेंट ड्राइंग हो गई, वाटर कंटेंट नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, सो देयर वुड बी लेस चांसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दिस काइंड ऑफ द फूड्स. ओके, एंड प्रिजर्विंग बाय पिकलिंग, पिकल्स बनाते हैं हम. इसमें क्या करते हैं? फिर से वही सारा है. एक तो ऑयल ज़्यादा ले लेते हैं, दूसरा हमारा सॉल्ट स्ट्रेस दे देते हैं, वेदर इट्स अ सॉल्ट आई मीन सॉल्टी जो होता है, और स्वीट सॉल्ट्स जो होते हैं, स्वीट शुगर्स एंड ऑल डाल के. तो किसी भी तरह से आप मैंगो पिकल्स हैं, लेमन पिकल्स हैं, और एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल पिकल्स हैं, जितने भी तरह के होते हैं. ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली सेव बाय पिकलिंग ऑफ दोज थिंग्स. बट वो प्रिजर्वेशन, अब आप कहो कि मैंगो को करना है, तो मैंगो को पिकल की फॉर्म में ही ज़्यादा देर तक सेव कर सकते हैं. सो क्वालिटी ऑल्सो, एंड देन यू हैव टू ऐड अ गुड अमाउंट ऑफ दी ऑयल टू. तो आप सबकी कंसंट्रेशन, ऑयल भी बहुत ज़्यादा हो गया, सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया, स्पाइसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो ऐसी कंडीशंस में जो माइक्रोबैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाता. प्रिजर्विंग विद शुगर, शुगर के साथ भी वही है कि अगर आप जैम जेलीज बनाते हैं, मार्मलेड बनाते हैं, ठीक है, और जूसेस बनाते हैं, आई मीन होममेड जूसेस हैं, ठीक है, उनमें भी आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ द शुगर अगर आप कर देंगे, ठीक है, डाल देंगे, बहुत ज़्यादा मीठा होता है. सो वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर दी कंसनट्रेट्स ऑल्सो. ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट्स के, ऑरेंजेस जूसेस के मार्मलेड्स बनते हैं. ठीक है, पैक्टिन्स एंड एसिड आर बोथ एसेंशियल फॉर द जेली लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ द मार्मलेड्स. ठीक है, मार्मलेड्स होते हैं जो. ठीक है, तो क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ द शुगर टू जूस इन द सेम इन जेली फॉर्म में आ जाते हैं फिर वो. ठीक है, अगर आप इनको इस तरह से बनाएंगे, लाइक हमारे पास पीच, एप्रिकॉट, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरी, गूसबेरीज, इन सब की चीज़ों के हम बनाते हैं, तो देन इट वुड बी लाइक good amount of these fruits we can save if we make different preparations. but उनमें एक बात होएगी ना कि उसमें little bit acids, vinegar या कुछ आप use करोगे along with the salt, sweets, sugars. okay, so marmalade कैसे बनते हैं? is made up of the juice extract of the fruits and then slices of the skin of the fruit suspended in a jelly like mixture
तो सिट्रस फ्रूट से बनते हैं, ऑरेंजेस से बनते हैं, नारंगियां होती हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को और प्रिजर्व करने के लिए अगर हमने गूसबेरी का हम मुरब्बा बनाते हैं, एप्पल का मुरब्बा बनाते हैं, गाजर का मुरब्बा होता है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स, इनको हम थोड़ा सा क्लीन करके वी कैन कट इवन एंड देन वी कैन पुट इनटू अ शुगर सॉल्यूशन, जितना भी कंसंट्रेशन करके। आई एम नॉट डिस्कसिंग हियर द रेसिपीज एक्चुअली, आई एम जस्ट टेलिंग यू द सॉल्ट स्ट्रेस एंड हाउ टू सेव दीज आइटम्स फॉर अ लॉन्गर टाइम from the microorganisms, ठीक है। Preserving by use of the chemicals. So certain chemicals are permitted preserving the food. So the quantity to be regulated by the law. Okay. तो tomato sauces जो marketed बनती हैं, sometimes you can make it at home also, but tomatoes को भी सेव करने के लिए you have to be put into a freezer too. Squashes का भी यही है। स्क्वैशेस अगर तो आप लेते हो मार्केटेड प्रेपरेशंस, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा होंगे, तो आर्टिफिशियल हमें प्रिजर्वेटिव्स डालने ही पड़ेंगे, ठीक है। लाइक हम ग्रेप जूसेस की लेते हैं, ऑरेंज जूसेस हैं, लाइम जूसेस हैं या पाइनएप्पल जूसेस हैं, तो एसिड इज नॉट इनफ एंड एड सम सिट्रिक एसिड एंड लाइम जूसेस, ठीक है। अगर उसमें प्रिजर्व करेंगे, हम डालेंगे स्क्वैशेस को एंड एक्शन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स देखेंगे इन केस ऑफ द लेमन जूस, तो शुगर का हाई कंटेंट होगा तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स नहीं ग्रो कर पाएंगे इनमें। अगर नहीं होगा देन दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। तो बड़ी सारी कंडीशंस है एंड टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जब तक बॉटल ओपन हो जाती है जूस की या किसी की भी, चाहे इसमें शुगर का कंटेंट है, चाहे स्क्वैशेस हैं, तो वैसे हम बाहर रख लेते हैं। बट आइडली क्या होता है कि व्हेनेवर यू ओपन, एक बार जब है तो है, बट एक बार आपकी वाटर ऑक्सीजन या आपकी उसमें आ जाती है एयर के कंटेनर, ऊपर से लिड खुल गई है एंड देन यू हैव टू पुट इट इनटू द फ्रिज। वो आइडली मतलब इट्स अ सजेस्टिव वन, क्योंकि जब तक तो वो सील्ड है, सील्ड होके आई है, ठीक है। सो सील होने के आने के बाद तो ठीक है, पर होगा क्या कि जब बॉटल खुल गई है ना, उसकी सील खुल गई है, वी हैव स्टार्टेड, वो एक बार में तो यूज होगी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई मस्ट सजेस्ट दैट पुट इट इनटू अ फ्रिज। तो टेम्परेचर तो एटलीस्ट उसका लोअर कर दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मैक्सिमाइजेशन, अभी तक तो हम ये कर रहे हैं कि हमने जस्ट फूड आइटम को हमने अपनी किससे बचाया है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब हमने देखना है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी इंटैक्ट है या नहीं है, और उसको लो कॉस्ट पे है या नहीं है। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड द लिमिटेड फूड रिसोर्सेज जो भी हैं इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। और फूड को, एवरी बिट ऑफ फूड हम जो बाय करते हैं उसमें हमने ज्यादा बाय किया, उसमें ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए, जो थोड़ा लिया है तो उसमें उस हिसाब से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज होंगी। So we have to measure that. Okay. So the measure to enhance the nutritive value of the foods. So sprouting, fermentation, and combining the different foods in a meal are ways to get the maximum nutritional value from some of our foods. Okay. क्या करेंगे हम, स्प्राउटिंग करते हैं, ये जैसे स्प्राउटिंग जो होती है हमारी, वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देती है, बिकॉज ऑफ द सरफेस पे आ जाते हैं प्रोटीन कंटेंट एंड एनहांस है। ये हम ड्राइंग, जो ड्राई मूंग दाल है उनके साथ भी करते हैं। फर्मेंटेशन करने से भी जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स हैं जो हम फर्मेंट करके हम बनाते हैं, ठीक है, तो उनसे भी हमारी जो फूड की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। एंड कंबाइनिंग द डिफरेंट फूड्स इन अ मील, और कई बार हम क्या करते हैं कि एक तरह के फूड में वी कैन कंबाइन द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, एक मिनरल एक में है, दूसरा दूसरे में है, बस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होने चाहिए। सो देन वी कैन एक्चुअली make the enhance the nutrition value of that food, ठीक है। अब आ गया स्प्राउटिंग। ड्राई पल्सेस का क्या, स्प्राउटिंग किसकी करते हैं हम हमेशा, ड्राई पल्सेस की, ग्रेन्स की नॉर्मली, विच contain vitamin C also and allow to sprout the germinate of the vitamin C and form the grain in the growing sprout. Sprouting is also increases the content of the V vitamin is present. Okay, C and B को सरफेस पे लाना अगर किसी में भी है प्रेजेंट तो। सो मतलब अवेलेबिलिटी ऑल्सो, मूंग दाल की स्प्राउटिंग तो होती है, बंगाल दाल की स्प्राउटिंग होती है, चना दाल की स्प्राउटिंग हम करते हैं। सो उसमें क्या होता है कि जो उनके कंटेंट है ना वो एक सरफेस पे आ जाते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं, देन यू कैन हैव इट। ओके, सो उसकी स्प्राउटिंग से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं। दूसरा होगी फर्मेंटेशन। तो कहते हैं कि जो नेचुरल फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, कंडीशंस में वो परमिट करती है इंटरेक्शन बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज द फूड सब्सटेंस।
फर्मेंटेड होल व्हीट फ्लावर इज ऑल्सो यूज टू मेक दी भटूरा, ठीक है। जब हम मैदा होता है उसको आई मीन डो बना के एंड देन वी एक्चुअली हम कहते हैं कि ठीक है हमें भटूरा बनाना है, नान बनाना है, सो दैट वुड बी मेड बाय दी फर्मेंटेड फूड, ओके। एंड डीप फ्राइड भी कर सकते हैं हम फिर उनको, एंड देन फ्रॉम फर्मेंटेड फूड से जो भटूरा या पूरी या जो भी आप बनाते हो, ठीक है। तो फर्मेंटेड आटे से ही क्या बनता है आपका डो, सो राइस से या जो दाल होती है, उड़द दाल होती है, उसको भिगो के उसके कॉम्बिनेशंस को भिगो के एंड देन यू वुड बी लाइक अलाउइंग इट टू फर्मेंट फॉर सम टाइम। नेचुरल फर्मेंटिंग होती है, आप उसमें कुछ ऐड नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन होता है ना, ये इनकरेज करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द फूड। दे आर द बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है, microorganisms. Also, this is what we do in turn the milk into the curds. This is also microorganisms. This is also fermentation, okay. So multiplication of the lactic acid bacteria in the milk will turn it into you can say that into a क्या कहते हैं उसको, कर्ड, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाते हैं उसमें, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या है कि एंड प्रोडक्ट सच एज द सम पॉइंट की सेवरल ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सच फूड फर्मेंटेड, पर्टिकुलरली द एसिड एंड द अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड। एसिड्स भी बनते हैं, अल्कोहल्स भी बनती हैं, ठीक है। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसमें मतलब अलोंग विद फर्मेंटेशन में जहाँ पे कुछ एसिड्स की प्रोडक्शन हो जाती है फॉर फूड मेकिंग, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो वो खुद ही उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्मेंटेड फूड्स आर ऑफन मोर न्यूट्रिशियस एज देयर काउंटर पार्ट्स, अनफर्मेंटेड काउंटर पार्ट्स। मतलब अगर आप एक सेम चीज का ही फर्मेंटेड करके फूड आइटम बना के यू आर ईटिंग एंड एक उसी का ही अनफर्मेंटेड वाले की है, तो फर्मेंटेड वाला जो पोर्शन होगा ना एज कम्पेयर टू द अनफर्मेंटेड पोर्शन ऑफ दैट फूड आइटम, ऑफ द सेम फूड आइटम की बात कर रहे हैं, सो द फर्मेंटेड वन बी मोर न्यूट्रिशियस, ओके। सो ऐसे स्प्राउटिंग करके, ऐसे दाल बनाने की बजाय अगर स्प्राउटिंग करेंगे देन ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द 3 रीजंस। जो अनफर्मेंटेड की बात कर रहे हैं, फर्मेंटेड की रीजंस 3 हैं। एक तो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली ब्रेक डाउन मोर कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दे ऑल्सो सिंथेसाइज सेवरल कम्प्लेक्स वाइटामिन्स ऑल्सो, ठीक है। ये कुछ ऐसे वाइटामिन जैसे कि राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, विटामिन C, दे कैन एक्चुअली मेक इन द फर्मेंटेड फूड्स, ओके। So these contents are, these vitamins in the fermented food is higher than the unfermented counterparts. अगर आप सेम की बात कर रहे हैं ना, तो फर्मेंटेड वाले में उनके मल्टीविटामिन कंटेंट और न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज दीज आर दी some methods which the fermentation is one of the method in which these kind of the multivitamins and other mineral kind of components, they come on the surface, and the amount of these contents would be more as their counterparts which are called the unfermented ones. The same अगर compare करो, same amount ले लो, same amount ले लो, same amount को हम different method से बनाएंगे, same amount को हम fermented method से बनाएंगे, so the fermented one would be having more amount of these multivitamins and all. So second way होता है fermentation का कि उसकी enhancement होती है जो nutritional quality की food की, उसमें क्या होता है, liberation of the a nutrient locked inside the plant structure and the cells in digestive materials. Sometimes क्या होता है कि हम जैसे स्प्राउटिंग करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि एक ना न्यूट्रिशन कंटेंट है वो अंदर लॉक्ड है, वो आपकी बॉडी को अवेलेबल नहीं होता उस कंडीशन में, बट जब आप स्प्राउटिंग करते हैं तो वो सरफेस पे आता है, दैट बिकम्स दी अवेलेबल. सो द वर्ड बायो अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द वर्ड विच एक्चुअली you can say that make you the food bioavailable for your body, and the more nutrition value that can be provided by that food item. बट अगर हम आप फर्मेंटेशन की बात करें तो सिमिलर काइंड ऑफ द फर्मेंटेशन इज ऑल्सो, बिकॉज जो इंटरनल लॉकिंग ऑफ द फूड है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उससे एक्शन से दे कम ऑन द सरफेस. ये डिफरेंट मेथड्स हैं, डोंट गो इनटू दैट मेथड्स, बट आप ये याद रखिए कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है दैट वुड बी एक्चुअली enhanced by the fermentation or by the sprouting of the things. Okay, so फर्स्ट हमने क्या कहा था, फर्मेंटेशन क्यों करी जाती है, इसके 3 रीजन से. सेकंड में क्या होता है कि इसकी स्प्राउटिंग होने फर्मेंटेशन से ब्रेक डाउन हो जाती है, प्रोटेक्शन कोटिंग एंड द सेल वॉल्स एंड द फिजिकली एंड केमिकली आपको ज्यादा मिल जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस में ज्यादा न्यूट्रिशन. ओके,
एंड देन थर्ड मैकेनिज्म क्या था फर्मेंटेशन का, कि उसकी एनहांस करता है न्यूट्रिशन वैल्यू ऑब्वियसली प्लांट मटेरियल बाय सोलिटिंग द सेल्यूलोज एंड द हेमियोसेल्यूलोज, जो कि फाइबर है हमारा, ठीक है, विच देन इज यूटिलाइज बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी बॉडी में जो सेल्यूलोज है दैट इज नॉट एक्चुअली digested because the enzyme cellulose is not present, okay, बट अगर हम खा लेते हैं और हम उसको फर्मेंट करके खा लेते हैं तो उसकी जो ब्रेकेज होती है ना फाइबर्स की इनटू अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स में हो जाती है। सो दो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल टू अस for digestion, okay, so these are actually present for the digestion and वो हम खाएंगे तो उनसे हमें बहुत बेनिफिट होता है बिकॉज वो एनहांसमेंट हो जाती है। अब पता है क्या सेलुलोज में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बना होता है, तो हमें सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब जब छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इफेक्ट से वो डिफरेंट अमाउंट्स में आ जाता है, तो डिफरेंट अमाउंट्स में आने से क्या होता है कि वो वाले जो छोटे फाइबर मॉलिक्यूल्स हैं दैट वी कैन एक्चुअली डाइजेस्ट, दैट हैव फॉर दोज आइटम्स, फॉर दोज स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सो दोज मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और दी ओलिगोसेक्राइड्स के लिए हमारे जो बॉडी में देयर आर एंजाइम्स व्हिच वी कैन एक्चुअली डाइजेस्ट, ठीक है, वो एंजाइम्स। सो ये तीन तरह से है हमारी जो फर्मेंटेड फूड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं थ्री टाइप से, ठीक है। अब फोर्थ था हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड्स है कि हम एक चीज में दूसरी चीज को डाल के एनहांस कर देते हैं। द फर्स्ट वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, एक चीज में ना कोई दूसरी चीज डाल के हम उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स को हम एनहांस कर देते हैं, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में एडिशन करते हैं। So we have already studied about the proteins and in body. So about that fact, the cereals and pulses की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी को बहुत प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। Obviously cereals or they are rich in proteins and all, okay, and then essential amino acids provide करते हैं, and then अगर हम इनको as such combinations pulses का, cereals का यूज करते हैं, plant foods का, तो हम proteins receive करते हैं, ठीक है, would have desirable patterns of the essential amino acids। उससे क्या होता है कि हम जब बात करते हैं ना essential amino acids की, ठीक है, तो essential amino acids की कॉम्बिनेशन हो सकता है कुछ एक में हो और कुछ एक में ना हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें कुछ और ऐड कर दो। अगर एक तरह के अमीनो एसिड्स एक से मिल रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के फूड एंड पल्सेस में किसी और तरह के हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे एंड देन वी कैन हैव द फूड्स आल्सो, ठीक है। और हमें डेफिशिएंसी ऑफ द अमीनो एसिड्स इन वन फूड आइटम कैन बी मेड गुड इन एक्सेस ऑफ द same another and food item. Suppose one of the example like idli and sambar, they are the combination of the foods, okay, ये ऐसे नहीं बने हुए हैं, राइस दाल, छोला भटूरा, खिचड़ी, दाल रोटी, ठीक है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं ऐसे सच ए न्यूट्रिशन बेनिफिट कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में बहुत पुरानों टाइम से चलते आ रहे हैं बिकॉज दे आर द गुड कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल होते हैं कुछ कॉम्बिनेशन इन्फेंट्स के लिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, दे हैव बीन वर्कड आउट एंड एजेंसीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड होते हैं जो न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए, ठीक है। फोर्टिफिकेशन एक मेथड है जो करते हैं हम फूड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, फूड वैल्यू को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए इन दैट फूड आइटम, ओके। सो फोर्टिफिकेशन टेक्निक है जिसमें हम पर्टिकुलर फूड आइटम में जैसे न्यूट्रिएंट चोजन फॉर द ये अब आपको देखना पड़ता है कि किस तरह के फूड में हम किस तरह का डाल सकते हैं। अब जैसे मार्केटेड भी फोर्टिफाइड मिल्क आता है, विटामिन डी एडेड होता है उसमें, ठीक है, तो डाइटरी हैबिट्स को हमने मेंटेन रखना है और कुछ ऐसी चीज़ों में हमने देना है, ठीक है। ये मार्केटेड प्रिपरेशंस में हमें काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं आजकल, तो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस होनी शुरू हो गई है, फोर्टिफिकेशन ऑफ व्हीट फ्लोर हो गई है, ठीक है, फोर्टिफाइड ड्रिंक्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। फूड आइटम्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं वट एवर वी नीड एक्चुअली, ठीक है। कहाँ पे कौन सा अवेलेबल है, जैसे विटामिन ए, डी, हाइड्रोजनेटेड फैट्स एंड जो फोर्टिफिकेशन ऑफ दी सबसे पहले तो आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल है जो आयोडाइज सॉल्ट्स है, तो सॉल्ट की फोर्टिफिकेशन ही तो है ना आयोडीन की, आयोडीन कंटेंट की, बिकॉज द किड्स दे वर स्टार्टेड सफरिंग विद द गोइटर और द बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द आयोडीन,
सो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, मतलब सब जगह ये हो गया था, अब तो एक्चुअली नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट बल्कि बैन है, वी कैन नॉट सेल द नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट। मार्केटिंग में आपको नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना पड़ जाए तो इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो आपको सॉल्ट मिलेगा आयोनाइज्ड, बिकॉज इसी से हमारी जो बॉडी में आयोडीन की कमी, और बिकॉज आयोडीन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल किड्स फॉर द मेंटल डेवलपमेंट ऑल्सो, ठीक है। एंड ग्वाइटर डेवलपमेंट को रोकने के लिए लेटर स्टेज पे फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स में भी होता है, बच्चों में भी हो जाता है। सो वी हैव टू यूज द फोर्टिफिकेशन ऑफ द फोर्टिफाइड मिल्क या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा कोई सॉल्ट की मैंने बात की है। So fortification is one of the method by which you can actually maintain the maintain, not maintain, actually maintain भी कर सकते हैं, but this is one of the method, but fortification से addition of the होती है आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मल्टीविटामिन मिनरल का आप ऐड कर सकते हो, एसेंशियल अमीनो एसिड्स का ऐड कर सकते हो, सो दैट यू कैन एक्चुअली हैव। पर जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है ना, दे कैन बी एक्चुअली प्रोवाइडेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द फूड आइटम्स, ओके। सो इसके बाद है मिनिमाइजिंग एंड प्रिवेंटिंग न्यूट्रिएंट लॉसेस। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कैसे एडिशन करनी है, कैसे कॉम्बिनेशन से बनाना है, जैसे कैसे इंटैक्ट रखनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे करना है, बट स्टिल ऑल्सो अब हमारा ये भी है कि हमने न्यूट्रिशन फूड खरीद भी लिया, चाहे हम फोर्टिफाइड भी लेके आए हैं फूड, ठीक है, हम महंगा फूड लाते हैं, फोर्टिफिकेशन है, फोर्टिफिकेशन जूस पीते हैं, बट अगर हम फिर से इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, ओपन करके हमने ओपन टेम्परेचर पे रखा हुआ, देन ऑल्सो वी आर स्पॉइलिंग। सो व्हाई वी आर एक्चुअली स्पेंडिंग मच मोर मनी ऑन दैट, ठीक है। अगर हमने करना ही नहीं है, ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा फूड पे आइटम्स क्यों हम सर्व मतलब प्रिजर्व कर रहे हैं, हम क्यों हम खरीद रहे हैं अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जूस है, कोई और आइटम है, कुछ भी है, अगर हम उनकी प्रिजर्वेशन या हम उनकी टेम्परेचर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनकी ग्रोथ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो हमें इतने पैसे वेस्ट करने का फायदा ही नहीं है। अगर हम फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो हमें बहुत उनकी भी प्रिजर्वेशन और उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, स्टोर्ड कंडीशन का ख्याल रखना पड़ेगा, और ओपनिंग ऑफ दी जूस आइटम एंड ऑल, उसकी टाइटली लिड एंड ऑल, ये सब का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने मिनिमाइज कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है न्यूट्रिएंट लॉसेस को इन द फूड आइटम्स, कैसे करेंगे हम कि द फूड जो हम प्रिपेयर करते हैं ना, वो एक पैलेटेबल होता है, बिकॉज उसमें न्यूट्रिशन भी है, ठीक है। तो हम कोई भी एक न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को किसी दूसरी क्वालिटी पे हम वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उसको, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि ये खा लो ये मत खाओ, बिकॉज वी हैव टू टेक ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट एंड बैलेंस्ड फूड, ठीक है। सो हमें करेक्ट बैलेंस भी बना के रखना होता है, ठीक है। सो हमें कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं और इजीली लूज हो जाते हैं, दे कैन लॉस्ट इन वाटर बाय प्रिपेयरिंग एंड कुकिंग एंड ऑल, ठीक है। हमें प्रिजर्व करना है तो हमें इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं ना, व्हेनेवर वी वॉश दैट फूड, तो और उसको वॉश करके उस फूड को हम उस वाटर को ड्रेन कर देते हैं, तो सम ऑफ द वाइटामिन्स जो होते हैं ना, वो हमारे लूज हो जाते हैं। सम हमारे टेम्परेचर है सनलाइट एक्सपोजर से ही हो जाते हैं, कुछ हमारे ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन में आने से, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होने से लूज कर देते हैं हम, ठीक है। कुछ हम कुकिंग मेथड में क्या करते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग से भी कर जाते हैं, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द प्रोसेसिंग ऑफ द कुकिंग फूड एंड देन मिनिमम लॉसेस हम करें, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स आर एज फॉलोज। वॉश हमें जब करनी है, ठीक है, तो वेजिटेबल्स को हमें सबसे पहले क्या करना है, बिफोर कटिंग, ठीक है, कट बाद में करें, पहले वॉश करें, फिर कुक करें वेजिटेबल्स को बहुत ही लो फ्लेम्स पे, ये यूजुअल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है। एंड और एज फार एज पॉसिबल वाटर ना ऐड करें, ठीक है, और कवर करके बनाएं स्टीम्ड फूड, एंड ओवर कुक तो बिल्कुल मत करें, ठीक है। एंड कुक्ड राइस को हम जितना भी वाटर अगर हम डालें उतना ही जितना कुकिंग के लिए चाहिए, क्योंकि वैसे तो देखो स्टार्च होती है, स्टार्च एंड अदर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, वो वाटर में निकल जाते हैं,
बट स्टार्च को रिमूव करने के लिए तो हमें बताया जाता है इफ यू आर डायबिटिक और हमें नहीं खाने हैं, लॉस करना है, तो स्टार्च में देखो कितनी एनर्जी होती है, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, इतना ग्लूकोज का अमाउंट अवेलेबल होगा बिकॉज दैट्स अ पॉलीसेक्राइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। सो अगर उसमें और भी मल्टीविटामिन होते हैं और भी राइस के जो भी मैम कंटेंट, अगर आप बॉयल मैम करोगे, बॉयल करके आप वो हाँ जी पानी मैम। को ड्रेन कर दोगे, तो ड्रेन करने के बाद क्या होगा कि उसमें काफी सारे आपके मिनरल्स वाटर में वॉश आउट हो जाएंगे। अब मैम कट, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ जी मैम। मैम अ, जो सब्जी फ्रूट वगैरह है, वो सब्जी मतलब कि कट करने के बाद उसको धोते हैं, साफ करते हैं, तो उसमें से न्यूट्रिशन कम हो जाता है। अच्छा, ओके। देखिए, और अगर आप होल फ्रूट है, होल सब्जी है, उसको आप करेंगे, देन आप से उस पे से नहीं जाएगा, ठीक है, ज्यादा। जब आपने कट कर लिया पीसेस को, कट करके आप कर रहे हैं, तो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सरफेस पे नहीं आ गए हैं। व्हेन दे आर ऑन अ सरफेस, तो उसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, वाटर सॉल्युबल जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो उसमें डिसॉल्व हो गए, और आपने उस वाटर को ड्रेन कर दिया, तो गए। हाँ जी, मतलब ओके। नॉट और 100%, 10, 20, 30, 40 किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, पर न्यूट्रिशन वैल्यू तो गई ना, ठीक है। ओके, सो न्यूट्रिशन वैल्यू तो उसकी कम हो ही गई है, ठीक है। बराबर। सो कट फ्रूट्स जस्ट व्हेन यू ऑलरेडी रेडी टू ईट देम। अच्छा, फ्रूट्स को कई बार हमने कट करके खाना होता है, तो बाहर से आप वॉश कर लोगे एंड देन यू वुड बी कटिंग दोस फूड्स, लेकिन तभी फ्रूट्स को कट करो जब हमने आपने खाना है इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि कट करके रखा हुआ है, घंटा हो गया, 2 घंटे से पड़ा है, सो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है फूड आइटम की, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो उस ऑक्सीडेशन के बाद हम हमारे खाने का कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। और मैम, उससे पहले आपने बोला कि आयोडीन की कमी से गॉइटर, वो रोग है क्या गॉइटर? क्या है वो? आपने बोला ना आयोडीन की कमी गाइटर से हो जाता है, गॉइटर। आप क्या कह हाँ, रहे हो, गाइटर क्या है? रोग है कि क्या है वो गॉइटर? हाँ, इट्स अ डिजीज। हाँ, ये रोग है एक, वो इट्स अ मतलब कि डिजीज। उससे क्या होता है, कैसे पता चलता उससे है ना, कि ये मैं गॉइटर? बताती हूँ आपको, थायराइड होता है ना, थायराइड ग्लैंड होता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। आपने कई बार अच्छा। पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, आप बुक्स में पढ़ के देखिए, नेट पे सर्च कीजिए, इतना बड़ा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। हाँ, और वो ग्वाइटर होता फूल है जो जाता है, कई हाँ, सारे लोग में मैंने देखा बहुत है। सारा फूल जाता है। आजकल तो आपको चांसेस कम मिलेंगे, बिकॉज अब ग्वाइटर इतना परसिस्टेंस है, वैसे जो ओल्ड हैं जिनको हुआ हुआ है, फिर उसको क्योर करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप बचपन से, इसका एक ही इलाज है, क्योंकि आयोडीन हमें बहुत ही माइक्रोग्राम्स में चाहिए होती है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में हमें आयोडीन चाहिए होती है। सो वो जब चाहिए होती है ना हमें, तो हमें मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में तो चाहिए नहीं होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट ही एक बहुत अच्छा मेथड था, क्योंकि सॉल्ट हर चीज में डलता है, ठीक है। सॉल्ट हर चीज में डलता है, तो आयोडाइज होता है, तो वो जितना भी सॉल्ट हम डालते हैं ना वो, ठीक है, तो वो भी गेंगा भी हो जाता है। गेंगा क्या होता है आई डोंट नो, ग्वाइटर आई नो, स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो और वो क्या होता है? Genga is also known as a goiter, ma'am. ओके ओके, सो ये कॉमन लैंग्वेज में गेंगा बोलते हैं उसको, ओके, दैट्स फाइन। Yeah, सो yeah, दिस ma'am. इज द सेम थिंग, ओके, दिस इज द सेम थिंग। सो आयोडाइज्ड आयोडीन जो है हमारी, दिस इज अ मिनरल, ठीक है। और वो थोड़ी सी थोड़ी अमाउंट में, बहुत ही माइन्यूट माइक्रोग्राम्स में चाहिए होता है। सो क्योंकि ये अब हमें अब देखना पड़ता है, आपको होगा कि कैसे भी हो सकता था, ऐसे भी ले लो आयोडीन की, तो हर चीज को हम फोर्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। सो जो साइंटिस्ट ने की, वो सॉल्ट की फोर्टिफिकेशन की विद आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। वो एक तो फ्री फ्लो हो गया और सब कुछ हो गया, तो लुक भी अच्छी रहती है उसकी। तो उसमें जितना भी डालते हैं ना, तो आयोडीन हमें जितना रिक्वायर्ड होता है ना, वो बचपन से बच्चों को, क्योंकि आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द इन्फेंट्स ब्रेन मेंटल ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी चाहिए होता है। और आयोडीन अदरवाइज ऑल्सो वर्क करती है बीच में मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो अगर आयोडीन नहीं होगा, तो बच्चों की मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। मेंटल ग्रोथ है, ब्रेन डेवलपमेंट मतलब कि मैम, प्रेग्नेंट लेडी जो उसको आयोडीन की कमी हो, तो उसको आने वाले बच्चे को भी मेंटली यस, प्रिपेयर नहीं हाँ, होंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आयोडाइज सॉल्ट देना है। अच्छा। वैसे तो फीमेल्स को आयोडीन की कमी होती नहीं है, अगर उसको पहले से नहीं है, तो क्योंकि वो फूड में आयोडाइज सॉल्ट लेती ही है, तो ऑब्वियसली बच्चे को तो बहुत, और माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है,
प्रेग्नेंट फीमेल को माइंड पे बहुत फर्क पड़ेगा होने वाले बच्चे के। मदर को तो ग्वाइटर की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है, बच्चे को नहीं मिल रहा है, तो माइंड डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके, सो ऐसे फूड्स एंड वाइट। हाँ जी, हाँ जी मैम, थैंक यू। वेलकम बच्चे, वेलकम। ठीक है, सो मेजर्स ऑफ द अवॉइड। हाँ जी मैम, क्या हम ऐसा हो कि गोइटर के अलावा ऐसा कोई सिम्टम स्पेसिफिक हो कि जिससे हम पता चले कि हाँ इनकी बॉडी में आयोडीन की कमी है, या तो इनको देना चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक ऐसे सिम्टम्स दिखे? थायराइड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, थायराइड इम्बैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है। ओके, ये उसका सिम्टम्स है कि इनको आयोडीन की कमी है। नेल्स पे भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, नेल्स पे भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, ऐसा नहीं है, आते हैं। बेसिकली थायराइड ग्लैंड की ही स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, गले में पता चलना शुरू हो जाता है, और बहुत जल्दी पता चलना शुरू होता है, क्योंकि वो सिर्फ स्वेलिंग आउटसाइड नहीं होती है, दैट स्वेलिंग इज इनसाइड ऑल्सो। थोड़ी सी आपको स्वेलिंग ऑफ फूड एंड ऑल इन चीजों में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो इसमें हमें नॉर्मल सॉल्ट है वो काम करेगा, या फिर हमें रॉक सॉल्ट का यूज करना चाहिए? रॉक सॉल्ट इज नॉट रिच इन आयोडीन, उसमें और मिनरल्स होते हैं, पर आयोडीन में रिच नहीं होता। जो हमने दूसरा सॉल्ट खाते हैं वो ही खाना चाहिए हमें आयोडीन के लिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। हेलो। हाँ जी विजय जी। हाँ जी मैम, जैसे कहा जाता है कि नेल्स में अगर वाइट साइंस आ रही है, मतलब वाइट हो रहा है नेल जहाँ से ग्रोथ है, तो वो विटामिन और मिनरल्स का डेफिशिएंसी कहा कैल्शियम, कैल्शियम की ज्यादा होती है। ओ, कैल्शियम की। और मैम ऐसा कोई पार्टिकुलर विटामिन मिनरल्स कैल्शियम के अलावा? विटामिन B12 होता है, बी कम्प्लेक्सेस होते हैं, ये मल्टीपल होता है। ज्यादातर आयरन कैल्शियम के सिम्टम्स बहुत जल्दी, ये जो मिनरल्स है ना हमारी बॉडी में, आयरन एंड प्लस कैल्शियम, ये इनके रोल थोड़े ज्यादा है हमारी बॉडी में, क्योंकि आयरन को अगर आप देखो तो थ्रू आउट ब्लड में वो फ्लो करता है आरबीसीज में। आरबीसीज को रेड कलर हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है वो आयरन की वजह से आता है। ठीक है, तो ये बहुत मेजर है। दूसरा कैल्शियम होता है, जिनकी हमारी बोन्स में और हमारे टीथ को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर आता है फास्फोरस, जिसकी भी हमारे टीथ में और बोन्स में बहुत जरूरत होती है। तो ये दो चार ऐसे हैं जिनकी ज्यादा जरूरत है, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में ही काम आते हैं, जो हमारी बॉडी के ही पार्ट हैं। तो आयोडीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉडी, बट इट एक्चुअली हेल्प्स इन सम ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर उसको वो नहीं मिलता तो उसके थायराइड के ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, उससे फिर आपकी स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो उसका पार्ट नहीं है। अब जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आयरन तो पार्ट है हमारी बॉडी का, हीमोग्लोबिन है वो आरबीसीज में एग्जिस्ट करता है। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा अगर आयरन बीच में नहीं लगा होगा। और कैल्शियम भी क्या है, हमारी बोन्स का पार्ट है, हमारे टीथ का पार्ट है। फॉस्फोरस भी हमारे बोन्स एंड टीथ का पार्ट है। बट आयोडीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आयोडीन एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करता है, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इस तरह के मैग्नीशियम है। ऐसे तो कैल्शियम भी बहुत सारे हमारे जो एज ए सेकंड मैसेंजर काम करता है बहुत सारे फंक्शनिंग में। सिनैप्स होता है। आयरन से हमारे आयरन और कैल्शियम से ही हमारी बॉडी पे वाइट पैचेस होते हैं, नेल्स वाइट पैचेस होने शुरू हो जाते हैं, ड्राइंग ऑफ द स्किन होनी शुरू हो जाती है। फिर इसके साथ मल्टीविटामिन्स होते हैं। सी, अगर आयरन की कमी हो जाए या सी की कमी हो जाए तो भी आयरन की कमी हो जाती है, बिकॉज ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। चॉपिंग ऑफ द लिप्स होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ड्राइंग ऑफ द स्किन होनी शुरू हो जाती है, लिप्स फटने शुरू हो जाते हैं, पपड़ियां सी बननी शुरू हो जाती हैं। मतलब ऐसे मल्टीपल इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के, जो मल्टीविटामिन्स एंड आयरन की डेफिशिएंसी से होते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आयोडाइड सॉल्ट और रॉक सॉल्ट को मिक्स करके खा सकते हैं? हाँ खा सकते हो, क्या दिक्कत है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। कितने मतलब कितना कितना लेना है, 50-50 या फिर कैसे तो देते आप हैं? टेस्ट के अकॉर्डिंगली लेंगे। वो अगर पिंक डाल लिया और ऊपर से व्हाइट डाल लिया वो ज्यादा भी हो सकता है आपको। ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। आप ऑन एंड ऑफ इकट्ठा भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, अगर व्हाइट सॉल्ट से बनी है तो ऊपर हम स्प्रिंकल अगर पिंक सॉल्ट भी कर रहे हैं देन इट्स फाइन। ठीक है,
सब्जी दाल अगर में आपने व्हाइट सॉल्ट या आयोडाइज सॉल्ट डाल के बनाया है, और आप सैलेड भी आप, वैसे मैं तो सॉल्ट डाल के खाती नहीं हूँ सैलेड, मगर सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं पिंक सॉल्ट, देन इट्स फाइन। सब्जी दालों में आपका आयोडाइज चला गया, सॉल्ट में या किसी में आप स्प्रिंकल करके डालेंगे, ठीक है, तो वो गुड नहीं है। अब कर्ड में कभी भी कोई भी सॉल्ट डाल के नहीं खाना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया आइसक्रीम कभी नहीं खानी चाहिए, चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, और दही में, कर्ड में कभी भी सॉल्ट डाल के नहीं खाना चाहिए। दही को आपको ऐसा खाना चाहिए, करके भी ले सकते हैं और अलग अलग डाल के भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कर्ड में क्यों नहीं डालना चाहिए, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आज हमने बहुत कर ली है बातें। मैं दे सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी, अंजना जी। अगर मैं थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, बिकॉज अगर हम सॉल्ट डाल के खाते हैं, जो उसके गुड बैक्टीरियाज होते हैं कर्ड के अंदर, वो डेड हो जाते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, जैसे हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिस्कस किया, बिकॉज वो गुड बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो सॉल्ट स्ट्रेस आप उनको देंगे, ठीक है, सॉल्ट स्ट्रेस देंगे। कई बार लोग कहते हैं मीठा डाल के खा लो, तो देन ऑल्सो इट्स अ सॉल्ट स्ट्रेस। नमक डाल के खाओगे, देन ऑल्सो इट्स अ सॉल्ट स्ट्रेस। उस माइक्रो बैक्टीरिया का वाटर कंटेंट सारा बाहर आ जाएगा, सॉल्ट अंदर चला जाएगा, हमने अभी डिस्कस किया, उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएंगी, एंड देन द गुड बैक्टीरिया वुड नॉट बी देयर, वो तो कर्ड की बजाय कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है ना। सो दैट वोंट बी बेनिफिशियल एज ए कर्ड। कर्ड हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारी हेल्प करता है, नॉट हेल्पफुल इन, ठीक है, हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड ऑल, ओके। सो हमें दही में ना तो नमक, ना तो मीठा, ना तो कुछ और डाल के खाना चाहिए। तो दही को एज सच ही लेना चाहिए, बिकॉज वो बैक्टीरिया के लिए, कोई भी जो आपने चीज डाली है, दैट कुड बी हार्मफुल टू दैट बैक्टीरिया, एंड वो गुड बैक्टीरिया इफ दे गेट डाइड, तो गुड बैक्टीरिया है नो नथिंग, रेड चिली वगैरह कुछ नहीं। कर्ड में मत डालो, रेड चिली भी अगर इवन सॉल्ट पे भी नहीं डालना, सॉरी सैलेड में भी नहीं डालना चाहिए, आई गेस सैलेड में भी नहीं डालना चाहिए। हाँ, ऊपर से तो वैसे मैं आपको बताती हूँ, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, आपको ऊपर से स्प्रिंकल तो कहीं भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यस मैम, कभी भी नहीं करना चाहिए। ऊपर से स्प्रिंकल, जैसे दाल, दही, दाल वगैरह सब्जी में कम डल जाता है, आप स्प्रिंकल करके खाते हैं, सो दैट्स नॉट एक्चुअली गुड, that would raise to your BP problems and other things also, so और भी बड़ी सारी complications create करते हैं। तो आपको salt ऐसे नहीं लेना चाहिए। पता है salt क्यों नहीं लेना चाहिए? because आप साथ में कर्ड खा रहे हैं, साथ में आप दाल सब्जियां खा रहे हैं, कुछ और है जिसमें कुकिंग में आ गया। जब आप ऊपर से डालते हैं ना, तो वो कुछ ऐसे माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं, या फिर आपके स्टमक में एज सच सॉल्ट जाता है, तो आपके गुड माइक्रोफ्लोरा को भी वो डेड कर देता है जाके स्टमक में, जो ऊपर से स्प्रिंकल करके डालते हो। That's not good for, ठीक है। स्प्रिंकलिंग वाला एज सच सॉल्ट जाएगा, क्योंकि पता क्या है, अब कुकिंग में चला गया जो सॉल्ट या मीठा या नमकीन जो आपने डाला, वो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो चुका है आपकी वेजिटेबल्स में, ठीक है। आपने जो कुकिंग करके फूड बनाया, जो वेजिटेबल्स बनाई, उसमें एब्जॉर्ब हो गया वो सारा फूड, ठीक है, वो सारे फूड में एब्जॉर्ब हो गया, सारे सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गए, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं है। बट अगर आप ऊपर से स्प्रिंकल करके कहीं भी किसी से भी कुछ खाते हैं, तो वो इतना एब्जॉर्ब नहीं होता और आप इमीडिएटली खा लेते हो, तो वो हमारी बॉडी का जो इंटरनल जाके इंटेस्टाइनल या स्टमक में जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है हमारी बॉडी का, जो गुड है फॉर डाइजेशन करने के लिए है, उसको वो अवेलेबल हो जाता है, तो उसको वो डेड कर देता है। सो दैट्स नॉट गुड फॉर, अगर आप ऊपर से स्प्रिंकल करके खाते हैं, ठीक है। सो इन ये बात बहुत छोटी है, कोई इतना ध्यान नहीं देता, उससे सीधा सीधा इंडाइजेशन होगी, क्योंकि आपका माइक्रोफ्लोरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो और आपको फूड वेस्टेज, फूड मटेरियल को आपको याद रखना, बचा के रखना चाहिए, ठीक है। अब आपने पॉइंट याद रखने हैं कुछ, जो वेस्टेज ऑफ द लेवल ऑफ द प्रोड्यूसर के लेवल पे होते हैं, क्योंकि आप तो मंडी से खरीद लाए, सब्जी मंडी से, आपको लेकिन पता नहीं ना वो पीछे उसके साथ उस फूड आइटम के साथ क्या ट्रीटमेंट होती आ रही है। फार्म पे जाएंगे एंड देन यू वुड बी गोइंग टू द ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन फिर से फार्म से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सेल में आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, गोडाउन्स में जाएगा, मार्केट्स में। तो तब तक क्या होता है कि जब तक वो सोल्ड होता है ना, तो फूड आइटम स्टोर्ड रहता है, वो कैसी कंडीशन में स्टोर्ड है, मॉइस्चर तो नहीं आ गया, क्या तो नहीं हो गया, तो उसके न्यूट्रिशन कंटेंट कितना बचता है ये भी हमें पता नहीं होता, ठीक है। और वेस्टेज कंज्यूमर के लेवल पे, एक तो हमें क्या करना होता है, जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, कुकिंग कर रहे हैं,
सर्व कर रहे हैं फूड टू दी फैमिली मेंबर्स एंड स्टोर कर रहे हैं उसके लेफ्ट ओवर्स को, अगर वो भी हम बाहर छोड़ दिए तो उसके आइटम्स बचते नहीं हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं सेव होती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको उस फूड आइटम्स को सेव करके रखना होता है, ठीक है। हमारी देखो, अब हमने कल से कितनी चीजें डिस्कस की हैं, स्टोरेज बहुत मैटर करती है। आप मंडी से गोभी की सब्जी ला रहे हो या आप फ्रूट्स ला रहे हो, एवोकाडोज ला रहे हो, इतना महंगा फ्रूट खरीदते हो तो आप एक्सपेक्ट तो करोगे ना कि उसमें इतना न्यूट्रिएंट होगा, बट आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आया, फार्म ने कहाँ किया है, ऊपर से आपको वॉश करके दे दिया, अंदर कंटेंट बचा नहीं बचा, मॉइस्चर कंटेंट बचा नहीं बचा, ग्रोथ तो नहीं है, कितने टेम्परेचर पे इसको सेव किया। इवन अगर आप बाहर जाते हैं, सिंपल सी बात मैं बता रही हूँ आपको, इवन आई डोंट प्रेफर दोज टेकिंग दैट वाटर कंटेंट ऑल्सो। अब वाटर की बॉटल्स लेते हैं ना, बिस्लरी है, किनरे, आपको पता है वो किस कंडीशन में आई है, कितनी हीट पे रही है, कितनी हमारी गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल में अगर पानी रह जाए थोड़ी देर, हीट अप हुआ होता है, तो देन यू शुड नॉट हैव दैट वाटर। प्लास्टिक से ही कैंसर कंटेंट सारे के सारे उसमें कार्सिनोजेंस पानी में आ जाते हैं। और आपको पता है जब ये पानी की बोतल जिस फैक्ट्री में पैक हुई कितने टेम्परेचर पे हुई, फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में उनको कितनी हीट मिली, फिर वो दुकानों में आके डिस्ट्रीब्यूट हुई, कितनी देर बाहर पड़ी रही, और फिर चाहे आपको उसने दुकानदार ने उठा के फ्रिज में रख दिया, अब आप लेने गए हो तब तो वो चिल्ड है, बट उससे पहले, so it's not safe. Always carry your water from your home in a bottle. That water should be from made up of with the glass bottle हो तो बहुत अच्छा है। प्लास्टिक बॉटल्स ऑलवेज अवॉइड। और जो पानी की जितनी भी वाटर सर्विंग बॉटल है सारी की सारी आपकी किसमें आती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं। दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सबसे पहला हमेशा अपना पानी घर से कैरी कीजिए, बड़ी बॉटल है बैग लीजिए उसमें कैरी कीजिए। So all these things, so I should move to another chapter. Okay, so 16 chapter would be there. So because this is the preservation and all, सब हमने पढ़ लिया है। So 16 chapter में हमें क्या है कि हमें डिप्टीरिया, टेटनस एंड सॉरी नो दिस इज DNHE2, मैंने गलत खोल लिया है, एक मिनट छोड़ना, जस्ट वेट। This is the 16th part. Yeah, this is 16th chapter. I have actually opened that from the DNHE2. ठीक है, वो DNHE2 में आएगा। तो 16 में हम फूड सेफ्टी, अब हमारे पास क्या है, हमारा जो मेथड है अब वो हमारा फूड सेफ्टी, पहले तो हमने प्रिजर्व किया, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू। अब हमारी फूड सेफ्टी, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द टॉपिक, ये बहुत ही आजकल का एक मेजर टॉपिक है फूड सेफ्टी वाला, ठीक है। सो फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी होती क्या है, फूड सेफ्टी में मेजर चीजें तो आपको देखो समझ आ गई हैं कि हमने पहले तो अपने खाने को किससे बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दूसरा हमने क्या करना है, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के दूसरा हमने उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को इंटैक्ट रखना है। दो ही चीजें होनी चाहिए ना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब करते हैं, दूसरा टेम्परेचर खराब करता है, वाटर कंटेंट है, एयर की कंडीशन में आने से ऑक्सीडेशन होती है, ये सारी चीजों से। तो फूड को सेफ करना, फूड के न्यूट्रिशन कंटेंट को सेफ करना, ठीक है, दैट इज एक्चुअली दी फूड सेफ्टी, ठीक है। एंड फूड कंटेमिनेशन कैसे होती है कि केमिकल कंटेमिनेशन हो जाएगी, कंटेमिनेशन बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो केमिकल से कंटेमिनेट हो जाएगा फूड या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ये सारा फूड सेफ्टी के अंडर आता है। तीसरा हमें बचाना है हमारे फूड को अडल्ट्रेशन से, कि अडल्ट्रेंट्स डाल देते हैं बीच में, वो चाहे प्रिजर्वेटिव्स हो या कलर एनहांस करने के लिए कुछ केमिकल्स डाले हैं, बट होते तो वो अडल्ट्रेंट्स है ना, तो वो उनके उन केमिकल्स के हमारी बॉडी पे जो हैजर्डस इफेक्ट्स होते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और फिर हम इसमें कुछ ऐसे देखेंगे कि अगर आपको एडल्ट्रेंट्स चेक भी करने हैं ना किस फूड में किस तरह के हैं, देन वी कैन हैव सम फ्यू टेस्ट्स, ओके। एंड देन देयर आर फूड लॉज ऑल्सो, यहाँ पे कंज्यूमर, FCI और बड़ी सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो लॉज बने हुए हैं कि आप कौन सी परमिसिबल लिमिट्स में कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और फूड स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन रखने हैं, इनकी सर्टिफिकेशन है, क्वालिटी कंट्रोल है, एजेंसीज हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी को मेंटेन करती हैं, ठीक है। सो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमने बात की है कि हमने सबसे पहले किससे बचाना, फूड कंटेमिनेशन से बचाना। सो फूड किससे कंटेमिनेट होता है? सबसे पहले तो हम वाटर से कंटेमिनेट होता है, जब हम फूड को वॉश करते हैं और कुकिंग करते हैं, उसमें क्या कंटेमिनेट कहाँ से हुआ होता है? जब हम ग्रो करते हैं तो सॉइल से होता है, या फिर स्टोरेज में चला जाता है, फिर प्रिपेयर करते होता है, या फिर सर्विंग करते टाइम हमारे हाथों में हो जाता है, या फिर पर्सनल हैंडलिंग है जो कुक कर रहा है उससे, मतलब ऑल दीज थिंग्स। एंड फिर जो स्टेज ऑफ डिशेस हैं, अगर डिशेस प्रॉपरली वॉश्ड नहीं थी उसमें हम फूड सर्व करते हैं, देन आल्सो देयर आर चांसेस ऑफ द कंटेमिनेशन। ये सब हम लास्ट 2 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, येस्टरडे और अभी जो हमने चैप्टर फिनिश किया है। सो उसमें आपको पता चल चुका है कि क्या कैसे कैसे कंटेमिनेशन हो जाती है और क्या क्या कंटेमिनेट हो सकते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी आर ऑल डिस्कस्ड। सो इस चीज को जो हम पढ़ चुके हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगी। अब दूसरा क्या है, फूड कंटेमिनेशन 2 तरीके से होती है, केमिकल कंटेमिनेशन भी हो सकती है और माइक्रो कंटेमिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंटेमिनेशन हो सकती है, ठीक है। सो केमिकल भी फूड में डाल के, चाहे अडल्ट्रेंट्स हो, चाहे एडिटिव्स हो, चाहे प्रिजर्वेटिव्स हो, चाहे कलर हो, चाहे वो हम इम्प्रूव करने के लिए डालें अपीयरेंस, टेक्सचर एंड फ्लेवर ऑफ द फूड आइटम, या ड्यूरिंग प्रिपरेशन डालें, या सेव करते वक्त डालें, कैसे भी डालें, ऐसे कुछ एडिटिव्स होते हैं जो फिर हमारी फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं। हो सकता है वो ऐसे एडिटिव्स हों जो कुछ हद तक, कुछ उनकी लिमिट्स, जो परमिसिबल लिमिट्स हैं उसमें शायद वो परमिसिबल हों और हमारी हेल्थ को हैजर्डस इफेक्ट्स ना दिखाएं, बट समटाइम्स क्योंकि मेजरमेंट्स नहीं है और डाले हैं और थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है, या फिर एडिटिव डालने के बाद जो फूड है वो काफ़ी देर तक हमने सेव्ड रखा है, प्रिजर्व्ड रखा है, तो उसमें कुछ और बन जाता है उस प्रोडक्ट के एडिशन से, और क्योंकि रिएक्ट करेगा वो फूड के साथ में भी, ठीक है। सो ऑल दीज यू शुड कीप इन माइंड। सो तो नेक्स्ट जो हमारा है वो तो सीधा सीधा है कि हमारे जो कंटेमिनेंट्स हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं, देखो ये तो हम इंटेंशनली ऐड किए, हमने कलर, अपीयरेंस को, अरोमा को ऐड करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले, एडिटिव्स डाले, प्रिजर्वेटिव्स डाले, कलर्स डाले, ठीक है, उसकी वजह से वो तो था इंटेंशनल। कई बार कि अनइंटेंशनल हो जाता है, जैसे कि कोई पेस्टिसाइड है, कोई टॉक्सिक केमिकल है, उसकी कंटेमिनेशन हो गई फूड के साथ, ठीक है, या फिर वो कंटेमिनेशन रह गए व्हेनेवर यू वर ग्रोइंग, या फिर सॉल्ट थोड़ा सा बीच में रह गया। सो इन चीजों से क्या है, हमारी किडनी, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन, कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं इनसे, ठीक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये पेस्टिसाइड की हो सकती है, किसी भी तरह के केमिकल्स हो सकते हैं जो कि लीच कर जाते हैं फूड में। कोई ऐसे कलर्स होते हैं, कलर्ड बॉटल्स होती हैं, ठीक है, और मशीनरी में दूसरा, और सम टाइम्स क्या होती है कि पॉइजन्स होती हैं, जैसे लेड इज नॉट गुड, ठीक है, एंड कैडमियम कैन एंटर इनटू द फूड अगर वो इम्प्रॉपरली कोटेड होते हैं यूटेंसिल्स, ठीक है, क्योंकि हम काफी टाइम्स ना हम ऐसे यूटेंसिल्स यूज करते हैं, ऐसे कप यूज करते हैं जो सिरेमिक्स में होते हैं, उसमें लेड कोटिंग होती है, तो अगर हम उसमें डाल के खाते हैं तो लीचिंग हो जाती है लेड की इनटू द फूड। हमने फूड तो बहुत न्यूट्रिशियस बनाया, लेकिन हम कंटेनर ऐसा यूज कर रहे हैं जिसमें लेड की कोटिंग थी, या कोई उसकी पॉलिशिंग में लेड था, या कैडमियम था, किसी भी तरह से उसमें हम सर्व करके खा रहे हैं, तो उसकी कंटेमिनेशन होगी वहीं पे सारा फूड आइटम का, मतलब you can spoil the content or the nutrition value or the contamination, और उसको आप poisonous बना रहे हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल कंटेमिनेशंस भी हो जाती हैं, जैसे कि आपके पीसीबीज हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स, वो किस में कंटेमिनेशन हो जाती है, उनकी फूड जो है ह्यूमन मिल्क, पोल्ट्री, एग्स, मीट, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड में इसकी हो जाती है। इसके हेल्थ इफेक्ट्स हैं कि आई डिस्चार्जेस हो जाती हैं, आई इन्फ्लामेशन है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर लॉस है, लिवर डैमेज है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच कैन कॉज बाय द कंटेमिनेशन ऑफ द पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स। मर्करी की हो जाएगी तो वो फ्रेश वाटर में, ठीक है, फिश को हो जाती है, ठीक है, सीड्स ट्रीटेड विद द मर्करी फंगिसाइड्स एंड द प्लांट्स फूड स्टफ्स ग्रोन इन द पोल्यूटेड वाटर्स, मिल्क कैटल्स को भी हो जाती है मर्करी की, ठीक है। इसमें सिवियर एब्डोमिनल पेन्स होंगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग, डायरिया एंड ऑल, ठीक है, डैमेज टू ब्रेन और वीकनेस, लिम्स में, विजन में, हियरिंग लॉसेस, पैरालिसिस, बहुत कुछ हो सकता है।
कैडमियम की होगी तो वो शेलफिश में, फूड स्टफ्स में, सॉइल्स में, वेस्टेज, डम्प्ड फूड है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर, सिगरेट्स में, ठीक है, इस तरह से। तो किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन हो सकती है, ऑफ कैल्शियम निकलना शुरू हो सकता है आपके यूरिन में, अमीनो एसिड्स निकलने शुरू हो सकते हैं, किडनीज डैमेज हो सकती हैं। लेड की कंटेमिनेशन कैसे होती है? वाटर से होगी, लिवर एंड किडनी ऑफ एनिमल्स से होगी, एग्रीकल्चरल ऑफ ऑर्चर्ड्स हैं जो, उनसे पेस्टिसाइड्स ट्रीटेड विद आर्सेनेट एंड प्लेसेस क्लोज टू रोड्स विद द हैवी ट्रैफिक, और कैंड फूड से हो सकती है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट से हो सकती है, जो कैंड फूड, कैंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं। इससे होगा क्या? नोजिया, स्लीपीनेस, कॉन्स्टिपेशन, फटीग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, अनीमिया, डेथ भी हो सकती है, रिवर्सिबल चेंजेस भी हो सकती हैं किडनी में, ब्रेन में, पैरालिसिस हो सकता है, कन्वर्जन्स हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, ठीक है, इस तरह के। एंड कंटेमिनेशन जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है तब तो आपको मैंने पहले बता दिया, हमने वो बहुत डिस्कस कर लिया। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कंटेमिनेटेड फूड से हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट्स बन जाते हैं, फूड इन्फेक्शंस होते हैं, फूड इंटॉक्सिकेशंस हो जाती हैं। फूड इन्फेक्शंस में क्या? कॉलरा, डाइसेंट्री, टाइफाइड, ऐसी चीजें। वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड से। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, स्टमक, पोलियो हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, लिवर हेपेटाइटिस हो सकता है। इंटॉक्सिकेंट से क्या होगा? जो फूड इंटॉक्सिकेंट्स हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम है, ये मेजर हमारे जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये टॉक्सिन्स रिमूव कर देते हैं फूड में, पॉइजन्स हो जाती हैं प्रोड्यूस बाय द स्टेफाइलोकोकाई, cause is severe nausea, vomiting, abdominal pain also. The toxins जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम botulinum can kill the organism also, ठीक है, dizziness, difficulty in swallowing, speaking, breathing, इन सब में भी हो सकता है। सर्टेन मोल्ड से हमारा हो सकता है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम में हमने कहा है ना कि मोल्स आर आल्सो देयर, यीस्ट इज आल्सो देयर, बैक्टीरिया इज आल्सो देयर। तो मोल से क्या होता है कि ये टॉक्सिन्स बनाते हैं, जिसको कहते हैं हम माइकोटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन्स जो पीनट्स पे भी आ जाता है, मेज पे, व्हीट, राइस, शोरगम एंड सोयाबीन पे भी आ जाता है ये, ठीक है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोल्ड जब जर्मिनेट हो जाता है तो उससे आता है, ठीक है। तो अर्गट जो फंगस है ना, अर्गोट, ठीक है, ये बाजरा, ज्वार, व्हीट, राइस को खराब कर देती है। इस फंगस से ऐसे टॉक्सिन्स ऐसे टॉक्सिन्स आते हैं जो आपको अर्गोटिज्म, जिसके अंदर चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द अर्गोटिज्म, ठीक है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इससे इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं लेग्स में, गैंग्रीन हो जाती हैं फिगर्स में, टोज पे हो जाती हैं जैसे शुगर के बाद होती हैं, डिप्रेशन भी आता है, वीकनेस, कन्वल्जन्स भी होती हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें बहुत ये जो होते हैं। अब फूड एडल्ट्रेशन की बात हम करें अगर, तो फूड एडल्ट्रेशन कैसे होती है? समटाइम्स ना नोइंगली भी फूड एडल्ट्रेटेड किया जाता है कलर से, कुछ ऐसी चीजें। एडल्ट्रेशन कैसे है कि समथिंग जो हम ऐड करते हैं जो कि इंफीरियर क्वालिटी का होता है, गुड क्वालिटी का नहीं होता, और वो उस फूड आइटम को इम्प्योर करता है, ठीक है, विद इंटेंशन ऑफ मेकिंग मोर प्रॉफिट। जैसे मसालों में गत्ते का बुरा और ईंट का कुछ बुरा, पता नहीं कैसी कैसी सी चीजें ऐड करते हैं ताकि उनको प्रॉफिट ज्यादा हो, ठीक है। समथिंग टू रिमूव द फूड आइटम बाय रिड्यूसिंग इट्स क्वालिटी। जैसे दूध है, उसकी एडल्ट्रेशन कैसे होती है? जो ये डेयरी वाले उसमें से क्रीम निकाल निकाल के बेचते हैं, तो आपके पास प्योर दूध तो आता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी क्वांटिटी को, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को डाउन करना, दैट इज आल्सो एडल्ट्रेशन। और उसमें सपोज पानी डाल देना, और पानी डाल के उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देना, ठीक है, दैट इज आल्सो फॉर अर्निंग मोर, ठीक है। सो दो तरह की एडल्ट्रेशन होती है, ठीक है। And any substance which is used to adulterate the particular kind of the food is called the adulterant, और जो item डाला जाता है that is called the adulterant, ठीक है। Common adulterants हैं जो sand, marble, chips, grave and earth, ठीक है, मिट्टी को भी डालते हैं किसमें? Added to grains, pulses, coriander seeds, rice में, ताकि वो तोले तो heavy weight हो जाए, ठीक है। तो और water, milk में सीधा सीधा। पेट्रोलियम ऑयल जो है एडिबल ऑयल्स में ऐड किए जाते हैं, जबकि ये कैंसर कॉजिंग हो जाते हैं। मिनरल ऑयल्स जो डाले जाते हैं वो कोटिंग ऑफ द ब्लैक पेपर, प्रिवेंट द फंगल ग्रोथ को डाल के, बट इनके सीरियस
कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फॉर कॉजिंग अ डिजीज, कॉजिंग अ कैंसर टू, ठीक है। अब आर्गेमोम सीड एंड ऑयल है, इज अ येलो फ्लावर्ड प्लांट होता है जिसके ना जो कि लुक लाइक अ पॉपी एंड ब्लूइश सिल्वर विन प्रिकली लीव्स होते हैं। तो ये वाले सीड है ना, ये मस्टर्ड सीड की तरह के होते हैं, तो मस्टर्ड सीड्स में इनको डाल देते हैं तो एपिडेमिक ड्रॉप्सी होने के चांसेस इससे हो जाते हैं, ठीक है। ये सस्ते होते हैं इसीलिए वो मस्टर्ड ऑयल महंगे होते हैं। अब केसरी दाल है जो, ठीक है, केसरी दाल इज अ हार्डी प्लांट एंड पर्ल्स जो है डिराइव फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ द बंगाल दाल के अंदर इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे जो डिजीज होती है वो लिथाइरिज्म होती है, बिकॉज लिथाइरस सताइवस इसका नाम है, ठीक है। पपाया सीड्स अडल्ट्रेशन के लिए यूज होते हैं, किसकी, ब्लैक पेपर की। टैल्क यूज करते हैं पॉलिश पल्सेस के लिए, स्टमक कैंसर हो जाता है उससे। मैदा ऐड करते हैं आइसिंग शुगर में, ठीक है। एंड लेड क्रोमेट, आप इसको पढ़ सकते हो, टी लीव्स को भी यूज किया जाता है, ठीक है। और कलर्ड सॉ डस्ट को यूज किया जाता है एडल्ट्रेशन के लिए। ऑल दीज थिंग्स एंड मतलब बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन चीजों से, ठीक है। तो ये सब सस्ता माल होता है जो महंगी दालों में डाल के बेनिफिट कमाने के लिए। सो नाउ हमने प्रोटेक्ट कैसे करना है कंज्यूमर को। देयर आर फूड लॉज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट द हेल्थ हैजर्ड्स एंड राइजिंग ऑफ द एडल्ट्रेशन। कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना, एनफोर्स करना है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना है और एनफोर्स करनी है फेयर, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिसेस, ताकि कंज्यूमर्स को हम बचा सकें। प्रिवेंशन के अंदर हमारा क्या आता है, अ मिक्सचर इन्फीरियर टू चीप सब्सटेंसेस को सेव करना हमें, कि किसी भी एडल्ट्रेशन ना हो किसी भी आइटम में। एक्सट्रैक्शन ऑफ द सर्टेन क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द फूड, preparing the packing under the unsanitary conditions, sale of the insect ingested foods को रोकना, obtaining food from the diseased animals हमें वो भी make sure करना होता है food adulteration law के, कि मिल्क या कुछ ऑलरेडी डिजीज्ड से तो नहीं आ रहा, ठीक है। obtaining food from a diseased animals ये भी करना है, पॉइजनस कंपोनेंट ना हो किसी भी फूड के अंदर, कोई ऐसा कलरिंग मैटर प्रिजर्वेटिव ऐसा तो नहीं डाला जा रहा जो एक परमिसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा है और अप्रूव्ड भी नहीं है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो हमारी इंजीरियस है हेल्थ के लिए वो तो नहीं डाला जा रहा, ठीक है। सो ऑल वी हैव टू एक्चुअली save our food from all these things, and the laws, they are protecting us from enforcing by these laws on different companies and the food providing vendors, okay. So the milk products control order, so इससे हमें क्या करना है, जो मीट प्रोडक्ट्स को भी हमने कंट्रोल करना है, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, तो डिटेक्ट करना है, डिस्ट्रॉय करना है जो मीट प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में हम लेके आते हैं जो कि डिजीज्ड एनिमल से आए हों। So ensure that preparation of the handling of the meat and the meat product should be in a clean and sanitary conditions में हो, and prevent करना है harmful substances जो preserve करने के लिए मीट को लगाए गए हों ऊपर, ठीक है। and piece of meat inspected before the sale of the wholesaler, से पहले इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए उसको। और फूड स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट के भी रूल्स हैं हमारे पास, एजेंसीज हैं बहुत सारी फूड प्रोडक्शन की, ठीक है। So I don't want to name them, you can easily go through that, ठीक है। all those agencies हैं जो food items की food agencies हैं वो क्या करती हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। so इसमें ना इस चैप्टर में बहुत सारी आपके पीछे ना बताई हुई हैं रेसिपीज ऑल्सो, कि अगर आपको पोटैटो चिप्स बनाने हैं तो वो किस तरह से बनाने हैं, अनियन प्रिजर्व्ड करके रखना है अगर आपको विनेगर में कैसे करना है, लाइम पिकल विद सॉल्ट एंड स्पाइसेस कैसे बना सकते हैं, कांची कैसे बनाते हैं बिकॉज वो फर्मेंटेशन से बनती है, ठीक है। तो फ्रेश जिंजर एंड ग्रीन चिलीज को कैसे प्रिजर्व करना है विद लेमन जूस, लाइम जूस, ठीक है। अब मैंगो पिकल कैसे बनाना है, ऑयल गुआवा जेली बनाई हुई है, बहुत सारी रेसिपीज हैं इस बुक में, मैंगो जैम है, ऐश गोल्ड, पेठा कैसे बनाना है, मुरब्बा कैसे बनाना है, लेमन स्क्वैश कैसे बनाना, ऑरेंज स्क्वैश कैसे बनाना है, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्रिपेयर्ड एंड यू कैन प्रिपेयर, काफी सारी इसमें दी हुई हैं आपके पास, काफी सारी रेसिपीज हैं, यू कैन यूज इन दैट,
ठीक है, you can use for preserving, for making foods and protecting it from the microorganisms also by this way. ठीक है. So I hope I have finished these 2 chapters and food laws and all. So it's enough for this. So this was the 16th chapter which I have finished. So I have to go through that. एक मिनट में आपको बताती हूँ कि हम लोग now we have to discuss about the ठीक है. So DNHG today is Sunday 11th June. ठीक है. So actually क्या हुआ है कि हमारी जितनी क्लासेस थी ना, so we are actually ahead. We are discussing about the DNHG 1 only. So by this time we have to discuss about the DNHG 2. 11th June हमने 2-3 क्लासेस अपनी मिस कर दी हैं. So अगली 2-3 क्लासेस में ना हम next 17th, 18th, 24th and 25th को we will be going to discuss about the DNHG 2. ठीक है. उसके बाद DNHG 3 and DNHG 4 30th अगस्त तक हमारा चलेगा. ठीक है. So we need to discuss about the DNHG 1. हमने 2 क्लासेस में DNHG 2 पे 2-3 क्लासेस हमने ज़्यादा लगा दी हैं, but then it's fine because these chapters were quite important. ठीक है. तो ये मैंने कर दिए हैं. So now next Sundays and all we will be going to discuss about the DNHG 2. ठीक है. So I think I hope just मेरे पास 40 हो गए हैं. So we will be going to discuss. I'm just closing this class. Okay. Thank you so much for attending. So आप WhatsApp पे आप अपने डाल सकते हैं अपने questions and all. So next time we will be going to discuss about the DNHG 2. So I hope I'll be discussing more of the. But आप DNHG 2 को please पढ़ना शुरू कीजिए. मैं वैसे थोड़ा DNHG 2 का आपके साथ डिस्कस करती हूँ. If we have a little bit less, हमारे पास है टाइम. So I'm not closing. This actually पहले था nutrition for the community. And this was we have discussed because total syllabus नहीं cover होता है इन थोड़ी classes में, because this is just a problem taking classes. If you आप पढ़ते हैं and then you have to ask the questions so that I can have the questions also. ठीक है. पर चलो बीच में जितनी भी क्लासेस है. नाउ नेक्स्ट जो है DNHG 2, दिस इज द पब्लिक हेल्थ एंड द हाइजीन. ओके. सो दिस इज आल्सो हैविंग मेनी चैप्टर्स. 24 के आसपास चैप्टर्स हैं. तो फर्स्ट चैप्टर्स में इसमें थोड़ी सी पब्लिक हाइजीन की जो बात की है, तो हमें पॉपुलेशन एंड डायनेमिक एपिडेमियोलॉजी पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है. एपिडेमियोलॉजी होती है पॉपुलेशन में जब हम हाइजीन की बात करेंगे कलेक्टिव लेवल पे. अभी तो हम घर में ही घर के फूड पे ही पब्लिक हाइजीन एंड न्यूट्रिशन पे हेल्प कर रहे थे. सो अब आपको ये जो है ये पब्लिक पॉपुलेशन पे जाना पड़ेगा. जब पब्लिक में आप निकलेंगे एंड यू आर एक्चुअली डीलिंग द पॉपुलेशन फॉर द कंटेमिनेशन ऑफ फूड, फॉर द अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड, फॉर द कंटेंट, फॉर द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑल्सो. आप जब इन चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे. एपिडेमियोलॉजी, एक तो हम घर की बात करते हैं कि कोई इन्फेक्शन हुआ, घर में हुआ, एक इंसान को हुआ खाना खाने से या जैसे भी हुआ, इन्फेक्शन हुआ माइक्रोऑर्गेनिज्म. बट जब एपिडेमियोलॉजी होता है कि लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ द फूड. अगर आप एक ही दुकान से काफी लोग एक ही तरह का फूड लेके खा रहे हैं एंड देन एपिडेमियोलॉजी वो काफी ज्यादा लोग उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, कोई ऐसी डिजीज हो जाती है या फिर एक ही तरह की चीज की डिस्कशन करते हैं हम नंबर ऑफ सैंपल पे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे, और उसको हम एपिडेमियोलॉजिकली डिस्कस करते हैं. दैट इज कॉल्ड द एपिडेमिक हो गया है. एपिडेमियोलॉजिकली पॉपुलेशन को हम डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और मे बी ज्यादा एरिया भी ले सकते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट. प्लीज इन चैप्टर्स को रीड करना शुरू कीजिए एंड कम विद द क्वेश्चंस, बिकॉज ऐसे अगर हम सिलेबस करेंगे ना सो इट्स नॉट. देखो 4-5 क्लासेस में नहीं होता है. ठीक है. 4 संडे लगा दिए मैंने, 4 बार हमने 8 क्लासेस अगर हमने कवर की हैं 2-2 घंटे की, देन ऑल्सो द सिलेबस इज नॉट कवर्ड. इतनी जल्दी सिलेबस कवर नहीं होगा. ऑल्दो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स खोल के जल्दी से जल्दी पढ़ाऊं, बट ये हो नहीं पाएगा. सो दीज क्लासेस आर जस्ट फॉर टेकिंग योर प्रॉब्लम्स, ताकि आप पढ़ें. आपके पास काफी देर से मटेरियल आया होता है, आप पढ़ें, आप उसमें से प्रॉब्लम्स पूछें सो दैट आई कैन. अगर मैं फर्स्ट चैप्टर से ऐसे एंड में स्टार्ट करके पढ़ाती हूँ ना, क्योंकि आप लोग पूछते नहीं हो, सो दैट आई हैव टू, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम. उसको मैं पढ़ाऊंगी तो इतना कवर नहीं हो पाता है. ये यूजुअल क्लासेस नहीं है, ये 1 साल का डिप्लोमा है, सारा साल क्लासेस लगेंगी ना,
3-4 में। अभी चौथे में आपको DNHE 4 में भी आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज आई हैव टू टेक द थीसिस क्लासेस ऑल्सो। आपको थीसिस लिखना सिखाना, आप लोगों के टॉपिक्स को भी कवर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। सो थीसिस ऐसे इंडिविजुअली होता है, चलो इस यहाँ सिखाएंगे, फिर आप इंडिविजुअली चेकिंग के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन होती रहेगी जितने भी चैप्टर्स होंगे, ठीक है। सो आप लोग प्लीज go through the DNHE 2 books so that we can actually have your problems, so that I can cover most of the syllabus from the DNHE 2, ठीक है। Then we have to start after some time, 3-4 क्लासेस के बाद हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, 2-3 संडेज के बाद, सैटरडे एंड संडेज के बाद DNHE 3, एंड देन वी हैव टू गो टू, अब आपकी लास्ट क्लासेस अगस्त के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, फिर आपकी ये क्लासेस नहीं हो पाएंगी, आप प्रॉब्लम्स नहीं पूछ पाएंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, दीज आर दी ओनली क्लासेस, ठीक है। दीज आर दी, वो आप में और मुझ में है कि हमने DNHE 1, 2 या 3 या जो भी करना है मैं आपको बताऊंगी, फिर ये क्लासेस कंडक्ट नहीं होंगी। कीप इन माइंड, बिकॉज वो नेक्स्ट सेशन आ जाता है जुलाई में, फिर उनके लिए लगानी पड़ेंगी, ठीक है ना। हर बार DNHE 1, 2, 3 है तो आपकी क्लासेस नहीं लगेंगी। सो आप इसको अभी अभी पढ़िए ताकि आप मुझसे प्रॉब्लम्स पूछ सकें, ठीक है। प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें, प्रॉब्लम्स पूछ सकें, प्रॉब्लम्स ली जा सकें। आपके मैक्सिमम जितने भी एफर्ट्स, I'll make sure that I'll be doing my best, I'll providing my best knowledge as far as my best knowledge, that आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं उनको लेके उनके क्वेश्चंस को उनको आंसर कर सकूं। अब जैसे मैं पढ़ा रही होती हूँ, बीच बीच में क्वेश्चन आपको याद आता है, देन यू आस्क द क्वेश्चंस, बट अदरवाइज आल्सो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए, पहले ही पूछने शुरू कर देने चाहिए, सो दैट आई कैन ओपन दैट चैप्टर एंड देन आई कैन हैव दैट प्रॉब्लम। अब आप सारे के सारे प्लीज शुरू कर दीजिए फर्स्ट चैप्टर से, उसमें आप सबके सब प्रॉब्लम्स बताइए, सो दैट अगर मैं किसी का एक क्वेश्चन लेती हूँ तो वो सबके ऊपर सबको पता चल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड देन आई कैन गिव यू द आंसर्स फॉर दैट, और आई कैन टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। अदरवाइज फिर मैं वेस्ट नहीं करना होता टाइम मुझे, सो आई स्टार्ट टीचिंग यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो उस तरह से चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे। अब जो चैप्टर छूट जाएंगे ना, वो आपके लिए दिक्कत हो जाएंगे। सारा सिलेबस कवर नहीं होता है इसमें, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू स्टडी अ लॉट। डिप्लोमा की वैल्यू है, अभी अब आपको पढ़ रहे हैं, क्लासेस लग रही हैं, देन बहुत सारे लोग फर्स्ट क्लास में कह रहे थे ना कि हमें बहुत इंटरेस्ट आ गया है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड मोर, पहले लग रहा था ऐसे, तो इंटरेस्ट हो गया है, तो प्लीज प्लीज पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। उसको पढ़िए और फिर क्वेश्चंस पूछिए, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। 1 साल के डिप्लोमे में आपको दिसंबर में 3 सब्जेक्ट्स के पेपर भी देने हैं, अभी सितंबर में आपको तीनों की असाइनमेंट्स भी देनी है, एंड फिर थीसिस वर्क करना है। थीसिस वर्क लंबा चला जाता है, यू हैव टू वर्क ऑन सम ऑफ द पर्संस, थोड़े सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चनर बेस्ड आपको डेटा करना है, और वो कलेक्टिव नहीं होता है। एवरीबडी वुड बी थीसिस करेगा, प्रोजेक्ट वर्क जो करेगा वो थीसिस बाइंडिंग होती है, वो छोटा थीसिस होता है, बट उसमें काम बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चनर बेस्ड होता है, आपको डेटा लेना पड़ेगा, उसमें भी काम कैसे करके 1 साल में कैसे कंप्लीट करना है। तो 1 साल का डिप्लोमा हमेशा ज्यादा टाइम ले जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द थीसिस। ऐसे तो फिर डिप्लोमा में थीसिस ना हो, प्रोजेक्ट वर्क ना हो, आप ना करें तो कुछ नहीं लर्न करेंगे आप लोगों पे काम करके। whatever you are learning in a DNHE 1, 2, 3, you have to apply on that न्यूट्रिशन की कोई भी एक टॉपिक लेके आपको कुछ लोगों के ऊपर काम करके सीखना है प्रैक्टिकली, ठीक है। सो असाइनमेंट्स की डिटेल कहाँ से नहीं लेनी है, आपको ऑनलाइन जाके इग्नो की साइट से आपको असाइनमेंट डाउनलोड करनी है। 3 क्वेश्चन पेपर्स होंगे DNHE 1, 2, 3, उनके आगे आपको लाइन वाले पेजेस हैं, A4 शीट्स हैं, किसी पे भी आपको लिखना शुरू कीजिए, उसके ऊपर वो क्वेश्चन पेपर लगाइए, उसके ऊपर ही आप अपना एनरोलमेंट नंबर लगाइए। DNHE 1 के आगे अलग से, DNHE 2 के आगे अलग से, DNHE 3 के आगे अलग से। DNHE 4 की कोई असाइनमेंट नहीं होती, कोई एग्जाम नहीं होता। ऐसे तो डिप्लोमा फिर बहुत ईजी हो जाएगा ना, DNHE 1, 2, 3 तीनों की असाइनमेंट्स दी और तीनों के एग्जाम दिए। प्रोजेक्ट वर्क की वजह से इस डिप्लोमा की बहुत वैल्यू बढ़ जाती है, और जब आप प्रैक्टिकली कोई एक टॉपिक लेके कुछ क्वेश्चनर बना के उस पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कोई डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर आप उसमें से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो
तो ही आपको कुछ प्रैक्टिकली समझ आएगी इन चीजों की, ठीक है। बिकॉज ये ऑनलाइन कोर्स है, कुछ प्रैक्टिकल हमारे इसमें भी हैं करने के लिए, वो भी मैं आपको दे दूंगी, बट मैं वो आपको नहीं करवा रही हूँ बिकॉज वी आर मीटिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिकल्स हो नहीं पाएंगे जो एक्टिविटी बेस्ड है। तो आपकी, लेकिन मुझे ये पता है कि असाइनमेंट्स में ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप वो भी परफॉर्म कर ले तो देन ऑल्सो यू विल बी गोइंग टू लर्न। मैं एक लेक्चर रखूंगी एंड में, जब 2 का और 3 की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, देन आई विल बी लाइक टेकिंग योर प्रैक्टिकल्स आल्सो DNHE 1 2 3 के, थोड़ा सा वो भी समझाऊंगी आपको कि कैसे करना है, और फिर प्रोजेक्ट वर्क भी करना है, देन यू हैव टू लर्न अबाउट दैट, ठीक है। So I'm there, I'm not making you people afraid of, I'm always there, I'm a counselor, this is my duty, and this becomes my duty to take your problems, any kind of problems. We have made, you people have made that this WhatsApp group, so आप उसमें डिस्कशन करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि everybody is so active in this group and हर कोई बंदा कुछ ना कुछ पूछ रहा है, डिप्लोमा से रिलेटेड बातें होती हैं, और डिप्लोमा से रिलेटेड ही आपकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। प्लीज उसको ना सिर्फ आप एकेडमिक रखें तो बहुत अच्छा है, मैं अब आपको कह रही हूँ, सो उसमें और चीजें ना डालें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे इंस्टाग्राम एंड ऑल सबके होते हैं, मेरा भी होता है, आई एम नॉट इंडोर्सिंग माई सेल्फ हियर, ठीक है। तो ऐसी चीजें अगर हम करने लगेंगे तो एक एकेडमिक जो चल रहा है ना उसकी ब्यूटी अलग ही होती है, ठीक है, उसको ऐसे आप रखें तो ठीक है। ग्रो करना है सब कुछ, आपने भी करना है, मुझे भी करना है, हम सब ने मिलके करना है, न्यूट्रिशन फील्ड में ग्रो करना है। यू पीपल आर आल्सो गोइंग टू लर्न एंड देन अर्न, जब आप एप्लीकेबिलिटी करेंगे, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स। आप मुझसे पूछिए, कोई भी बात है, कुछ भी है, कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके बारे में कुछ सीखना है, कोई डाइट्स हैं जैसे आज भी हैं, सो यू कैन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सो विल मीट नेक्स्ट टाइम, एंड आई होप कि आप DNHE 2 को कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे, बुक्स खोल के आएंगे, एंड यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस, ठीक है। Any question I'll be expecting from you. So I'll also open the you people along with, जब मैं पढ़ाती हूँ उसको पढ़ के मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन सब बीच में से भी आते हैं, ठीक है। Thank you so much for attending the class. Thank you so much, ma'am. Okay, enjoy yourself. Okay, we'll meet next time. Okay, bye bye.